की बहुत बड़ी प्रोफाइल है। मैं बहुत संक्षिप्त में सर का परिचय देना चाहता हूँ। 3 सर की सोल ऑथर में बुक पब्लिश्ड है। एडिटेड बुक सर की 4 पब्लिश्ड हैं। बुक चैप्टर सर के 2 हैं। पब्लिश्ड रिसर्च पेपर 23 हैं। इनवाइटेड लेक्चर सर के 8 हैं। ये चूंकि पुरानी प्रोफाइल है, इससे काफी बढ़ गए अभी। ऑर्गेनाइज नेशनल सेमिनार सर ने 4 कराए हैं। नेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 3 कराए हैं। और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप में 5 में सर कीनोट एड्रेसी या रिसोर्स पर्सन के रूप में रहे हैं। और सर ने जो 35 रिसर्च जो वर्कशॉप या सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। आज हम सर के बारे में सर से के बारे में जानकर हम ये जानते हैं कि कैसे सोशल साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में जैसे भी हम हिस्टोरिकल सोर्सेस को कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सर, एक और शोधार्थियों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो आप अपना प्रेजेंटेशन और आपका अगर इंग्लिश में रखेंगे तो बच्चों को थोड़ी आसानी होगी। वैसे आप ये सब निवेदन है, बाकी जैसा आप उचित समझेंगे वैसा करेंगे। मैं अब आपके बीच में और शोधार्थियों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। मैं आपको पूरी श्रद्धा और उसके साथ सादर आमंत्रित करता हूं सर। डॉक्टर कैलाश चंद्र गुर्जर सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। अभी हम आज का हमारा विषय है यूजेज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज इन सोशल रिसर्च। तो यहाँ 2 टर्म हमारे सामने हैं, एक तो हिस्टोरिकल सोर्सेज और दूसरा सोशल रिसर्च। तो दोनों को एक बार हम समझेंगे तो शायद इस विषय को हम डीपली समझ पाएंगे। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज ये किसी भी सोर्स की जो प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसकी नेचर डिफरेंट टाइप की होती है सोर्सेज की, बट ओरिजिनली हम कुछ एलिमेंट्री सोर्सेज में जाते हैं जिनमें जो हमारे एविडेंसेज हैं, कुछ पुरालेख होते हैं, पुरावशेष होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के एपिग्राफिक्स होती हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट के लेटर्स होते हैं, एनुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। ये हम एक साइंटिफिक मेथड से किसी भी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन के कंटेंट को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिविटी को प्रमाणिक यानी ऑथेंटिक रिसर्च के लिए इनका एनालिसिस करना, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे डिसिप्लिन से जस्टिस नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। तो एलिमेंट्री सोर्सेज इज मोर ऑथेंटिक कंपैरेटिवली। और सेकेंडरी सोर्सेज की हम बात करें तो जो हमें पब्लिश्ड वर्क मिलता है, एज अपने थीसिस मिलती हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, कुछ एक लेख होते हैं, रिसर्च पेपर जैसे हम कहेंगे, इनका हम एक स्टडी करते हैं साइंटिफिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हमें उस विषय को जस्टिफाई करने में एक सहयोग मिलता है। तो रीजन क्या है, घटना क्या है, हाउ कैन ये पब्लिक डोमेन में आई, व्हाट आर द मूल ओरिजिनल सोर्सेज या ओरिजिनल बेस क्या है, इनका बेसिक, इनका जो ऑथेंटिक है वो क्या है, इनके रेफरेंसेज क्या हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन बीइंग से क्या टाई अप है इनका। क्योंकि किसी भी रिसर्च का महत्व कब है, लीगेसी कब है, इंपॉर्टेंस कब है, जब हम उनको ह्यूमन बीइंग के साथ में अटैच करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय उपयोगिता के आधार पे हम जब सोर्सेज का अध्ययन करते हैं तो हमें इसकी जो लीगेसी है, जो इसकी यूटिलिटी है, वो क्लियर होती है, वो सिद्ध होती है। लियोपोल्ड वॉन रैंक ने कहा था कि इतिहास का काम केवल दिखाना नहीं है, वस्तुतः क्या है, व्हाट इज रियलिटी, ये हिस्टोरिकल सोर्स से ही प्रूव होता है, चाहे डिसिप्लिन कोई भी रहा हो। अब आखिर हम हिस्टोरिकल क्यों करते हैं, हिस्टोरिकल हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, आखिर हम हिस्टोरिकल वे में क्यों जाएंगे। सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स फील्ड है, बैंकिंग है, फिर हमें उनके भी क्या हिस्टोरिकल पार्ट में जाना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। इट इज वेरी नेसेसरी टू रिफाइन विद
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी भी स्ट्रीम में हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक फैक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं किसी भी कंटेंट का, किसी भी टेक्स्ट का, तो उसके लिए हमें एक क्रमबद्ध यानी क्रोनोलॉजिकल एविडेंस बेस मैटर में जाना होगा। हमें इमेजिनरी नहीं जाना है, काल्पनिक इतिहास या एक पक्षी जिसको हम कहते हैं फेवरेबल एविडेंस को जस्टिफाई करने के लिए हमें हिस्टोरिकल और बेसिक एविडेंस में जाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने का किसी भी डिसिप्लिन का एक जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कॉजेज एंड इफेक्टिव एनालिसिस। आखिर कारण और परिणाम उनका विश्लेषण हमें करना पड़ता है कि कोई भी घटना क्यों घटित हुई और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, उनका ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सोर्सेज के साथ में जाना पड़ेगा। साथ ही किसी भी इंसिडेंट का पॉलिटिकल, सोशल क्या रीजन रहा है और एक लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनके बीच में इंटरलिंक क्या रहेगा, इंटरेक्शन क्या रहेगा, इसके लिए हम निर्भर करते हैं कि हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज में जाना पड़ेगा। आर्काइवल प्रिजर्वेशन जो एक अभिलेखीय संरक्षण है, किसी भी दस्तावेज का हम जैसे डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी हम लोग इन लिस्ट करते हैं, उनको अभिलेखागार में उन सबको हम लोग डिपॉजिट करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो कई सालों तक या बहुत से मतलब युगों युगों तक बिफोर एरा बहुत से तत्कालीन समय के बेसिक एविडेंस हमें हमारे आर्काइवल रिकॉर्ड्स के रूप में सुरक्षित मिलते हैं। इसलिए हम लोगों को हिस्टोरिकल रिसर्च में जाना पड़ेगा। चाहे डिसिप्लिन हो, आपको उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो देखना ही पड़ेगा। और वो कहाँ मिलेगा? आपको कहीं आर्कोलॉजी में जाना पड़ेगा। चाहे कितनी पुरानी घटना हो, लॉन्ग एगो रही हो, उसका आप ठीक से विश्लेषण कब करेंगे? जब आपके पास में आर्काइवल रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो ओरिजिनल होते हैं। जैसे ब्रिटिश पीरियड में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, किस प्रकार से हमारी पॉलिसीज को ब्रेक करती है, हमारे जो एक होम हमारा इंडस्ट्री था, आर्टिजन्स था, किस प्रकार उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, किस प्रकार से वो लैंड रेवेन्यू की अपनी पॉलिसी यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो सारे तथ्य एविडेंस हमें कहाँ मिलेंगे? वो तत्कालीन समय की लैंड रेवेन्यू रिपोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हैं, एनुअल रिपोर्ट हैं, फीमान की रिपोर्ट हैं, वो सारी आपको आर्काइव में मिलेंगी। इसलिए किसी भी घटना को जानने के लिए सोशल रूप में हम देखेंगे तो एक सामाजिक क्रांति आती है, सोशल चेंज। हमारे बहुत से सोशल एक्टिविस्ट ने 17-18 सेंचुरी में जो मूवमेंट किए हैं, उन मूवमेंट को हमें कहाँ मिलना है, वो तत्कालीन समय में क्या उनका उद्देश्य रहा था, आज उनको हम जस्टिफाई करें तर्क संगत, तो हमें आर्काइव में जाना पड़ेगा और वहां हमारा जो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। वर्तमान से प्रेजेंट से हम कैसे लिंक करें, एक पूलिंग सिस्टम कैसे बनेगा? क्योंकि घटनाएं तो बहुत पहले हो गई, लेकिन आज उनको कैसे हम लोग इंटरलिंक करें कि जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो सिनेरियो है उसमें वो कितनी प्रासंगिक है, कितनी यूजफुल है। तो हम लोग एक कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे कि तत्कालीन समय में ये स्थिति थी और आज ये स्थिति बनी है। तो एक मेथोडोलॉजिकल जो रिफाइनमेंट है वो हिस्टोरिकल स्टडी से निकल के आता है। एक तरह से इंटर सब्जेक्ट, इंटर डिसिप्लिन और कंपैरेटिव जो रिसर्च का प्रोसेस है वो निरंतर रिफाइन करता है, कंटेंट को जस्टिफाई करता है, प्योरीफाई करता है, और साथ ही वो जो इसकी ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करने का एक माध्यम है। ये सरकार ने कहा है कि हिस्ट्री इज ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। क्योंकि जब हम कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो दो डिफरेंट एरा बनेंगे और दो डिफरेंट एरा की जो इंसिडेंट्स हैं उनके अलग परिणाम निकलेंगे। इसलिए ये हम दोनों को एक पूलिंग के रूप में, एक ब्रिज के रूप में, दोनों के सोर्सेज का, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, एक इंटरलिंक करके हम उसका अध्ययन करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बात करूं आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जलियांवाला बाग मस्कर आप जानते ही हो। अब इसके जो मूल ओरिजिनल जो इसके रिकॉर्ड्स हैं
वो आपको आर्काइव में मिलेंगे। तो बताया गया कि बिना किसी वार्निंग के फायर किया गया लगभग 1650 जो गोलियां हैं जो फायर किए गए, उसमें सैकड़ों मौतें हुई, अनेक लोग घायल हुए। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? हमें ये हमें आर्काइवल सोर्स में जाना पड़ेगा। वहां तत्कालीन समय की जो रिपोर्ट्स हैं ब्रिटिश पीरियड की, उनमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही जो उन्होंने एक तरह से डिप्रेस्ड किया हमारे इस मूवमेंट को, लोगों को दबाया, दमन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, टॉर्चर किया, उसका भी आपको तत्कालीन समय के पत्र व्यवहार में रिकॉर्ड मिलेगा। इसका फिर परिणाम क्या हुआ कि एक नेशनल लेवल पे बड़ी एक असंतोष व्याप्त हुआ पूरे देश के लोगों में। आम पीपुल में कैसे की चीजें, आम लोगों में। राष्ट्रीय आंदोलन में तो बहुत टॉप लेवल की क्लास के लोग शुरुआत में थे, लेकिन बाद में गांधी जी जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कॉमन मैन एक सिंबल बन जाता है नेशनल मूवमेंट का। तो वो सारे रिकॉर्ड हमें आर्काइवल सोर्स में मिलेंगे, तभी जाकर के ये हो सकता है कि हम उनको एक वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें भारत पाक विभाजन की, तो वहां देखिएगा हमारा जो ओरल हिस्ट्री की मैं बात करूंगा, ओरल ट्रेडिशन की या ओरल सोर्सेज की, तो हम कई पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड मैन है हमारे फैमिली में, शायद वो एक जीती जागती लाइब्रेरी है, अभिलेखागार है, उनके पास वो तथ्य हैं जो हूबहू उस समय की घटनाओं के वो साक्षी हैं। वो कैसे हमें तत्कालीन घटनाओं के बारे में बताते हैं। एक आपने मॉडर्न हिस्ट्री में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, नीमू चाणा किसान आंदोलन, ये राजस्थान में हुआ था 1924-25 में, और वो शायद मई था, 14 मई इसी महीने। तो लास्ट ईयर हम उस गांव में जहां एक घटना घटी थी, वहां एक सेमिनार हमने की थी। तो वहां तत्कालीन उस घटना की प्रत्यक्षदर्शी एक बुजुर्ग महिला हमको मिली, 109 साल की वो महिला थी। तो उसने उस घटना का वृतांत बताया, जब वो 8-9-10 साल की बता रही थी उस समय अपने आप को, और उसको अच्छे से जो जो चीजें याद थी उसने बताया बाकायदा मीडिया के सामने कि किस प्रकार से चारों तरफ से सेना आती है, घेर लेती है, गांव को आग लगा देती है। तो उनको हमने बाकायदा उनका एक डेटाबेस बनाया है, और उनको जो है ना अब हम एक सोर्स के रूप में अब सोसाइटी को प्रेजेंट करेंगे, हमारे टेक्स्ट में लाएंगे, कंटेंट बनाएंगे। तो ओरल हिस्ट्री में कुछ सीमाएं हैं कि हम प्रेजुडिस नहीं हो, हम लोग बायस नहीं हो, उन सीमाओं को थोड़ा हम फॉलो करेंगे तो हमें ओरल हिस्ट्री से रियलिटी का बहुत बेहतर तरीके से मालूम होता है। वर्तमान में जैसे हम कहेंगे बहुत से बॉर्डर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, आप देख ही रहे हो, सीमा विवाद जो हैं, जो हमारे यहाँ शरणार्थियों की बड़ी समस्या रहती थी, सांप्रदायिक जो कम्युनल टेंशन होता था, उसकी हम बात करें तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक अनसोल्ड स्टोरीज हैं, इनको सोल्व करने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही जाना पड़ेगा। तो इतिहास उसी का है जो स्रोतों को बोलना सिखाता है, यानी सोर्सेज का ठीक से स्टडी करते हैं हम लोग साइंटिफिक वे में, तो वो हम लोगों को एक रिजल्ट देता है, हम लोगों को बताता है कि किस डिसिप्लिन को किस तरीके से तत्कालीन समय में सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया गया, आज उसकी क्या लेगेसी है। तो इतिहास तब बनेगा जब सोर्स बोलेगा, उसका हम अध्ययन करेंगे, उसकी मीमांसा करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, तो वो सोर्स हमें चीजों को क्लियर करेगा। तो ऐतिहासिक जो अनुसंधान है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, वो फैक्ट्स और एनालिटिकल स्टडी, इन दो चीजों को बैलेंस करता है। इनके बिना एक प्रामाणिक अध्ययन हमारे साथ में या प्रामाणिकता के हम लोग एक जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं वर्तमान में। सर हाँ बोलिए सर, बहुत सारे लोग सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर मीटिंग में, क्या कारण है? 141 लोग हैं। सुनिए, आप ज्वाइन हो गए ना? यस सर। बस आप दूसरों के लिए मत चिंतित होइए, ठीक है ना? और रिसोर्स पर्सन को बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यस सर, नो प्रॉब्लम। तो तथ्य और व्याख्या, इन दोनों का बैलेंस ही किसी रिसर्च को जस्टिफाई करेगा, वो एक साइंटिफिक रिसर्च बनेगा। EH कार जो एक बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, वो यही बात करते हैं कि तथ्यों के बिना व्याख्या मिथक है, हम कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और व्याख्या के बिना तथ्य निरर्थक हैं। जब किसी सोर्स का हम स्टडी नहीं करेंगे, रियल में एक कहते हैं ना समग्र अध्ययन,
ओवरऑल स्टडी, ओवरऑल रिसर्च, बहुत हम लोग कई बार एक पक्षी हो जाते हैं, तथ्यों का आधा अधूरा अध्ययन करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहीं ना कहीं बाइसनेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उससे हमें बचना चाहिए। ऐतिहासिक अनुसंधान आखिर सभी विषयों में, चाहे ज्योग्राफी में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस में हो, कॉमर्स में हो, तो उनका आखिर कुछ जो एक स्पेशलाइजेशन होता है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषताएं होती हैं, वो कुछ बेसिक बेसिक होती हैं। एक होता है वो पास्ट ओरिएंटेड, कि पास्ट में कोई घटना घट गई तो उसकी हम समीक्षा मीमांसा कैसे करें। जैसे 1857 से 1947 तक की जो भी दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जब उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो एक दूसरी घटना इंटरलिंक है। एक घटना हुई तो दूसरी हुई, और दूसरी तो तीसरी हुई। हम आजाद क्यों हुए? 1857 का रिवोल्ट नहीं होता तो शायद एक प्रोसेस नहीं चलता, हम अलग वे में होते। लेकिन तब हमको लगा कि हमारा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है एक विदेशी ताकत से, और उसको हमारे हितों की बजाय अपने खुद के हितों का पोषण करने की चिंता रहती है। तो वहां एक क्लिक करता है, हम लोगों को एक नैरेटिव सेट होता है कि ये हमारे हित में नहीं है। फिर एक पूरा एक प्रक्रिया चलती है मूवमेंट की, वो ईयर बाय ईयर अलग अलग इंसिडेंट होती हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होती हैं। उनका हम लोगों को एक साइंटिफिक अध्ययन करने पे हमें पता लगेगा कि हम 1947 में उस रूप में, उस नेचर में क्यों आ पाए, कैसे आ पाए। दूसरा, एविडेंस बेस्ड। मैंने पहले भी कहा था बिना एविडेंस के कोई भी स्टेटमेंट, कोटेशन निरर्थक है, जैसा कि एचकार ने लिखा है, क्योंकि उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के हम कोई बात कह ही नहीं सकते हैं। स्पेशली चाहे इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, बिना प्रमाण के, चाहे प्रमाण मौखिकी हो, लेकिन वो होना आवश्यक है। तो विदाउट एविडेंस हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो मैं समझता हूं वो एक साइंटिफिक या जस्टिफिकेशन नहीं करता है हमारे अध्ययन का। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक हम लोगों को न्यूट्रल तो होना ही पड़ेगा। न्यूट्रल वे में, हम एक राइटर हैं तो हम एक राइटर ही हैं, हम उससे सोर्स से काम कर रहे हैं जो हमारे सामने है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम अपना व्यू नहीं दे रहे हैं, हम अपने बैकग्राउंड का व्यू नहीं दे रहे हैं, अपने हिस्ट्री का व्यू नहीं दे रहे हैं, हम उस एविडेंस की मीमांसा कर रहे हैं बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य से। तो हम लोग कुछ सही कंटेंट उसमें से निकाल पाएंगे। और एक एनालिटिकल अप्रोच हमारा होना चाहिए। क्या हुआ, यही नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, उनकी हमें डेप्थ में जाके यदि अध्ययन करेंगे तो शायद हम लोग कुछ जस्टिफाई कर पाएंगे अपने अध्ययन से, अपने रिसर्च से। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसी भी रिसर्च के लिए बहुत आवश्यक है। तो तत्कालीन समय की डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वहां के स्पीचेज हैं, चाहे वहां की कुछ न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट हैं, मीडिया की रिपोर्ट हैं, उस समय की मेमोरेंडम्स हैं, इन सब का हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अध्ययन करेंगे तो उस विषय को जस्टिफाई करने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बात मैं कर रहा हूँ। सोशियोलॉजिकल में आगे आऊंगा कि आखिर समाज विज्ञान किस प्रकार से प्रतिपादित होता है। अब ऐतिहासिक अनुसंधान के कुछ एक टाइप्स होते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर किसी भी विषय के, किसी भी डिसिप्लिन का जो हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, उस हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नेचर उनकी है, कौन कौन सी विधि उनकी है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। थोड़ी बाद में बात करते हैं ना, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ ऑनलाइन। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च की हम बात करें तो सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव अध्ययन होता है हमारा, वर्णनात्मक। किसी भी विषय का हम वर्णन करते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन भी लिखते हैं कई बार, तो वर्णन कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप देखते हैं ना अलग अलग वर्ड्स आते हैं, तो अलग अलग वर्ड्स क्यों आते हैं? ऐसे ही नहीं आते हैं। कई बार उस लेवल पे विद्यार्थी नहीं समझता कि इन वर्ड्स का अपना एक इंपोर्टेंस है, इनके अंदर कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं। तो डेस्क्रिप्टिव जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं हम, तो उसमें जैसे किसी भी घटना का, किसी भी नैरेटिव का एक क्रमबद्ध हम उल्लेख करते हैं, एक लेखा जोखा रखते हैं दस्तावेजों का, और उसको हम लोग जो हमें मिल रहे हैं एविडेंस, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे एनवायरमेंटल स्टडी की बात करें तो प्रारंभिक जो पर्यावरण कानून थे उनको लागू होने तक की जो घटनाएं हैं, उनको हमें 1962 की एक साइलेंट स्प्रिंग जो टेक्स्ट है उसमें से हमको मिलेंगे कि किस प्रकार से चीजें लागू हुई हैं।
1929 में जो एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो आर्थिक मंदी आई थी, तो जो बेरोजगारी का दर, जो एक्सपेंशन होता है, उसका पूरा लेखा जोखा आपको उस ग्रेट डिप्रेशन में जाने की, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हम जाएंगे तो हम ठीक से जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, इसका बेरोजगारी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। दूसरा, एनालिटिकल जो स्टडी होती है, विश्लेषण करना, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो इसका मतलब होता है कि व्हाई एंड हाउ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, यानी कारण और परिणाम दोनों का, कोजेज एंड रिजल्ट्स, इन दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा क्लियरली, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में, कोल्ड वॉर की बात आती है, शीत युद्ध की बात आती है, तो एक डोमिनो प्रिंसिपल था, डोमिनो सिद्धांत था, उससे प्रेरित होकर के अमेरिकी विदेश नीति का विश्लेषण उस शीत युद्ध की दौरान इस डोमिनो प्रिंसिपल में किया जाता है कि किस प्रकार से वो अपने नैरेटिव को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने थॉट्स को दुनिया के वेरियस कंट्रीज में एग्जीक्यूट करने के लिए, इंपोज करने के लिए, अपने प्रभाव उनको लाने के लिए किस प्रकार से वो अपना एक नैरेटिव सेट करता है। ब्रिटेन में जो एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति, उसके क्या कारक थे और वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो हम लोगों को तत्कालीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अध्ययन से पता लगेगा कि हाँ, इसमें किस प्रकार से जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से एकदम से खत्म हो जाती हैं, किस प्रकार से जो अविकसित देश थे, अनडेवलप्ड हैं या मिडिल डेवलप्ड हैं, वो सेमी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो किस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं, उनका रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, वहां पर प्रिपेयर गुड आती हैं, तो वहां का व्यक्ति जो मालिक है एग्रीकल्चर का, वो एक लेबर बन के रह रहा है, तो उनके अध्ययन से हमें पूरी एक साइंटिफिक विधि से सारे तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी, सर्कमस्टेंसेस की जानकारी हमको मिल जाएगी। 20वीं सेंचुरी की हम बात करेंगे तो जो ये हमारा अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण, इसको आप देखिएगा, शहरीकरण से किस प्रकार से एक सोशल चेंज आता है, जाति व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता है। हम लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, वहां 19वीं सेंचुरी में जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी, लेकिन जब शहरों में आते हैं तो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वहां आपका वर्किंग का कल्चर बदल जाता है, आपकी एक्टिविटीज बदल जाती है, आपके थॉट्स बदल जाते हैं, वहां दूसरी चीजें आ जाती हैं, जॉब्स के लिए वहां लेबर मूवमेंट होते हैं, श्रम आंदोलन होते हैं, वहां राइट्स की बात होती है, वहां इकोनॉमिक इनहांसमेंट की बात होती है, वहां आपकी जाति व्यवस्था को इतना फोकस नहीं करते हैं। शहर में आज भी तो आप देख सकते हो, शहर में जाति व्यवस्था ज्यादा प्रभावी नहीं है, आज तो मैटर करती ही नहीं है, तत्कालीन समय में भी शहर में बनस्पत गांव से ज्यादा प्रबल इसका प्रभाव नहीं होता था। तो ये हमें शहरीकरण के अध्ययन से पता लगेगा कि आखिर हमारी जो कास्ट सिस्टम है इसमें कैसे कितना बड़ा चेंजेज आया। तो वो हम लोग जब 20वीं सेंचुरी के शहर में जाएंगे, शहरों के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में जाएंगे और वहां के जो एक्टिविटीज हैं उनमें जाएंगे, तो हमें पता लगा कि हाँ, किस प्रकार से गांव का व्यक्ति गांव में क्या सोच रहा है और शहर में आकर के उसके अपने उद्देश्य बदल जाते हैं, नैरेटिव बदल जाते हैं, और नए सेगमेंट में आकर के वो किस प्रकार से नए तरीके से काम करता है। तो ये हमें वस्तुतः क्या हम थे और क्या बन रहे हैं उसके बारे में भी बताते हैं। इसके साथ ही कंपैरेटिव स्टडी होती है, तुलनात्मक अध्ययन। हम देखते हैं जैसे फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, इनका अध्ययन करो आप, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करो, एक 1789 में होती है, एक 1917 में होती है। अब इनकी हम तुलना करेंगे तो वहां आपको लगेगा कि एक मोरलिटी की बात कहीं देखने को मिलेगी क्या, वैल्यूज की बात मिलेगी क्या, पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना होता है, लीडरशिप का क्या रोल रहा है, सोसाइटी की क्या भूमिका रही है, क्या ब्रेड एंड बटर के लिए लड़ रहे हैं या अपने पावर गेन के लिए लड़ रहे हैं। तो कंपैरेटिव हम अध्ययन करेंगे तो एक तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दीज कंट्रीज हमारे सामने आएंगी कि रशिया का क्या नैरेटिव था पॉलिटिकली, फ्रांस का क्या था, तो उनका हम अध्ययन कंपेयर करेंगे तो हमें इनकी जानकारी मिलेगी। हम 1991 की बात करेंगे, जो भारत में एक लिबरलाइजेशन आया था, उदारीकरण, और उधर 1978 में चाइना में ओपन डोर पॉलिसी आई थी। तो आखिर ये क्या पॉलिसी थी, क्या नीतियां थी, क्या इनकी स्पीड थी और क्या इनके परिणाम आए। आज जो भारत
इतना प्रभावित नहीं होता है। जब कोई एक इंटरनेशनल क्राइसिस आता है फाइनेंस का, तो हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो शायद वो जो हमारा 90 का एरा था, उसमें जो पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, जो वेरियस कंपनीज को हमें इनवाइट करते हैं, वो यहाँ फाइनेंस अवेलेबल कराती है, तो आज हम इतने ज्यादा नेगेटिव प्रभावित नहीं होते हैं। कुछ दिन पहले पूरा वर्ल्ड वाइड आर्थिक रूप से एक बड़ा क्राइसिस आया था, सब लोग चपेट में आए थे, लेकिन इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। अभी एपेडेमिक आया आपका, देखिएगा कौन सा कोविड वाला आया है, तो आप अध्ययन करो उसका, दूसरे कंट्रीज का हमारा स्टेमिना कैसा है, इंडियन का, दूसरे कंट्रीज हैं उनका कैसा है, इन दोनों की तुलना कीजिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो हम किस एटमॉस्फेयर में, वो किस एटमॉस्फेयर में है, आखिर क्यों हम लोगों के ऊपर इसका कम इम्पैक्ट पड़ा, हम कम डैमेज क्यों हुए। ये तुलनात्मक अध्ययन से आपको वस्तुस्थिति का पता लगा कि आखिर इंडियन जो डीएनए है, वो एक हमारा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा लिविंग कल्चर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो किस प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग करता है डिजीज से फाइट करने के लिए। हम दूसरे कंट्री से, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे हम किस प्रकार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका पता लगा जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप यूरोप का और इंडिया का अध्ययन करके देखिए, कोई कई बार कुछ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं उनके ऊपर, फिर आपको पता लगेगा कि हम लोग क्यों ज्यादा प्रभावित नहीं रहे। इसलिए कंपैरेटिव अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, जैसे 1835 की जो ब्रिटिश पीरियड की जो एजुकेशन पॉलिसी है और हमारी 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको हम नेशनल एजुकेशन, इनकी आप कंपैरेटिव अध्ययन कीजिए, तो उन्होंने किस मेंटलिटी के साथ में, मानसिकता के साथ में, किस एम्स के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में वो उस समय एग्जीक्यूट की थी, और आज की परिस्थितियां क्या है, आने वाले फ्यूचर में हम लोग इंडिया में क्या चाहते हैं, इंडिया अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं हो, वो सारी चीजें आज की हमारी इस पॉलिसीज में है। उनका क्या था कि वो एक ब्रिटिश समर्थक, ब्रिटिश डिपेंडेंट, एक असिस्टेंट या क्लर्क इंडियंस को बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार का एजुकेशन सेटअप उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, एक्ट लेके आए थे, और आज हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं आज हमारी शिक्षित बेरोजगारी की क्या हालत देश में, एजुकेशन में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं भारत में। एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि हमारे पास स्किल नहीं है, तो हम बर्डन बन जाते हैं हमारे परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर। फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सारे लाइन और लेंथ हम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा दोष नहीं है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करवा दिया, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, स्किल हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने पेपर पास किए, हमें डिग्री मिल गई, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, डिप्लोमा मिल गया, काम को हम जानते नहीं, तो फिर हम लोगों का उपयोग कहाँ होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये डिसाइड हुआ है कि हम स्किल बेस्ड ट्रेंड की ओर आगे बढ़ें। एक ग्रेजुएट लड़का है, रूरल बैकग्राउंड का है, तो उसको दीजिए ना आप एग्रीकल्चर को, कैसे आप लोग मोर प्रोडक्शन में चेंज करेंगे, किस प्रकार से उसको हम लोग ज्यादा फर्टाइल करेंगे, सोइल को, लैंड को ज्यादा हम लोग उपयोग में कैसे लेंगे, इस तरह के कोर्स लाइए लोकल स्तर पे और उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो मुझे लगता है वो भाग के नहीं जाएगा बॉम्बे या कलकत्ता, वो अपने गांव में, अपने छोटे से कस्बे में, अपने ही उस लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसका अपना इनकम बढ़ेगा, तो उसका एक सोच बढ़ेगा, वो राष्ट्र के प्रति सोचने को मजबूर होगा। व्यक्ति जब ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट करता है, तो सोसाइटी और देश के बारे में नहीं सोचता है, और जब वो लोग ब्रेड और बटर का फुलफिल होता है, तो वो सोचता है, आइडियाज आते हैं कि हम लोगों की क्या ड्यूटीज हैं, ये हमारा कंट्री है, ये हमारी सोसाइटी है, ह्यूमन बीइंग के प्रति हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल बने। ये तब सोचेगा जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, और सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ स्किल्ड होगा तो हो पाएगा। वो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगा, वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत करिकुलम में जाएगा तो ही बन पाएगा। ऐसा सोच रख के ये 2020 एनईपी लागू की गई है। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी से रियल चीजों की जानकारी मिलती है, वास्तविकता की हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, एक रिविजनिस्ट, हमें पुनर्व्याख्या करना पड़ता है। पुरानी जो धारणाएं हैं उनकी पुनर्व्याख्या करना, पुनर्मूल्यांकन करना एक बड़ा चैलेंज है। तत्कालीन समय में क्या सोच रही होगी, क्या बैकग्राउंड रहा होगा, कैसा एटमॉस्फेयर रहा होगा, तब घटना घटती है, और आज हम उसका एनालिसिस करेंगे तो किस रूप में करेंगे। जैसे 1857 के वॉर की बात करें तो बहुत से ब्रिटिश हिस्टोरियंस को एक, कहते हैं ना, एक म्यूटिनी बताते हैं, एक सिपाहियों का विद्रोह बताते हैं। लेकिन अब जब हम कोई डेप्थ में जाते हैं, मैं जहां अभी काम कर रहा हूं हरियाणा में, यहाँ वेस्टर्न यूपी का पार्ट पास में है, यहाँ सैकड़ों विलेज हैं,
ऐसे गांव हैं जहां पूरे गांव के लोगों ने 1857 की वॉर में पार्टिसिपेशन किया है, और बाद में जब दमन चक्र चलाया है ब्रिटिश सत्ता ने, तो लोगों को पब्लिकली गांव की चौपाल के ऊपर फांसी पे लटकाया है। कुछ पेड़ अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पूरे गांव के गांव महिला पुरुषों को फांसी पे लटका दिया गया है। जब लार्ज स्केल पे आम लोग एक मास पार्टिसिपेशन करता है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी इवेंट में, तो क्या हम उसको एक म्यूटिनी कहेंगे मात्र? क्या हम उनको ये बात नहीं कहेंगे कि ये एक विदेशी सत्ता से मुक्त होने का हमारा प्रयास था? तो आप अध्ययन करेंगे डेप्थ में जाकर के सोर्सेज का, वहां फील्ड विजिट करेंगे, वहां के लोगों से कहानियां सुनेंगे, तो आपको पता लगा कि किस प्रकार से आम जन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था। तो क्या इसको हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम नहीं कह सकते? तो एक नई व्याख्या आती है, एक पुनर्व्याख्या आती है जब हम इसका रिवीजन करते हैं, री इवोल्यूशन करते हैं। तो क्योंकि उस समय लिखने वाले कौन थे, उनका लिखने का मकसद क्या था? ये दिखाना कि विद्रोही प्रवृत्ति के थे भारतीय सिपाही, उन्होंने ये विद्रोह किया था, ब्रिटिश सत्ता ने उसको दबा दिया। क्योंकि उस समय हमारे पास कलम नहीं थी, हमें पढ़ने की रिसर्च की आजादी नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे? संभावनाएं नहीं है। लेकिन आज संभावनाएं हैं, तो हम उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, उनकी वस्तु स्थिति को अध्ययन करके और नए व्याख्या के रूप में हम आज ला सकते हैं तत्कालीन सोर्सेज को। औपनिवेशिक की बात करते हैं कि जो है ना, कॉलोनियल इंडिया गरीब था, कृषि प्रधान था। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं था। सोने की चिड़िया भी कहा करते थे, ये ब्रिटिश राइटर्स कह रहे हैं। हम लोग वो सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, इतना संपन्न भारत था। हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, मौर्य काल की बात करें, गुप्ताज की बात करें, तो एक बहुत, और इससे पहले भी चले जाइए आप, हड़प्पा सभ्यता की बात करो, सिंधु घाट सभ्यता की बात करो, कितना रिच इंडिया था। फिर इस कृषि प्रधान देश को आप गरीब क्यों कह रहे हैं? लेकिन आप इस बात को नहीं करेंगे, जो ड्रेन थ्योरी थी, धन के निष्कासन की थ्योरी थी, उसका आप अध्ययन कीजिए कि हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया गया आपके द्वारा हमें गरीब बनाया गया है। और ये नैरेटिव सेट किया है कि हम कृषि प्रधान जो भारत को, जो गरीब भारत है, उसको हम ट्रेड एंड कॉमर्स में, इंडस्ट्री में धकेल करके अमीर कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव सेट किया गया था। तो जब हम सोर्सेज का रिसर्च करेंगे, री-स्टडी करेंगे, तो कुछ वस्तु स्थिति हमारे सामने निकल के आएंगी। जैसे हम मिशनरीज की बात करेंगे, मिशनरीज में बहुत से आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो उनमें जो एक तरह से ये धर्मांतरण की समस्या, मिशनरीज के लेख देखिएगा, वो धर्मांतरण को अलग रूप में बताएंगे। आप फील्ड में जाएंगे तो वहां धर्मांतरण का अलग रूप मिलेगा। क्योंकि मैंने इस विषय पे काम किया है साउदर्न राजस्थान के एरिया में, जहां ट्राइब्स का बड़ा एरिया है, वहां मैंने प्रैक्टिकली जाकर के किया है कि वहां मिशनरीज 100 साल पहले क्या कर रही थी, आज क्या कर रही है, उनके उद्देश्य क्या है, उनके फोर्स क्या है, और हमारा व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो जब हम जाकर के आज उनका अध्ययन करेंगे तो उनके प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे, उनकी मजबूरियों को हम समझ पाएंगे, उनके दर्द को हम समझ पाएंगे। तो हमें सोर्सेज को री-इवेल्युएट करना पड़ेगा, नए तथ्यों, नए आधार, नए तरीके से उनका अध्ययन करना पड़ेगा। तथ्य वही है, तरीका हमारा नया हो सकता है। नया तरीका होगा तो हमें उपयोगी, संतुलित, विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। एक कहते हैं ना, जिसको हम साइंटिफिक नॉलेज कह सकते हैं, साइंटिफिक कंटेंट कह सकते हैं, वो हमें तभी मिलेगा जब हम एविडेंस बेस्ड, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड रिसर्च करेंगे और डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करेंगे, तो हमें इन चीजों का गहराई से पता लगेगा। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम के अध्ययन का। ये किसी एक विषय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सभी विषयों की बात कर रहा हूं। अब मैं थोड़ी बात करता हूं सोशल वर्क या सोशल रिसर्च की। फिर हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे। जो मैंने पहले कहा, एलिमेंट्री सोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, ज्यादा ऑथेंटिक हैं। और सेकेंडरी सोर्स वो बायस भी हो सकते हैं, उनको रिकन्फाइन करने की जरूरत है, रिफाइंड करने की जरूरत है, रीस्टडी उनको करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ लिमिटेशंस को यदि हम फॉलो नहीं करेंगे रिसर्च में, तो निश्चित रूप से हम लोग जस्टिस नहीं कर पाते अपने अध्ययन से। इसलिए एक राइटर को, रिसर्चर को, हिस्टोरियन को, एजुकेशनिस्ट को, सोशोलॉजिस्ट को हमें कम से कम हमारी सीमाओं का ध्यान होना चाहिए। वहां हम एक
विशुद्ध रूप से एक रिसर्चर ही बने, हम किसी भी तरह के हमारे साइड के एटमॉस्फेयर से इफेक्टेड ना हो, उसका हम पे इंपैक्ट नहीं हो। ये एक रिसर्चर के लिए बहुत आवश्यक है, जो सही मायने में न्याय करेगा, जस्टिस करेगा अध्ययन के साथ में, कंटेंट के साथ में। क्योंकि बहुत सी चीजें सोसाइटी में आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत सा कंटेंट वन साइडेड होता है। मुझे आधे अधूरे तथ्य मिले, मैंने उन्हीं को लेकर के, उन्हीं को बेस बना करके नैरेटिव सेट कर दिया, जबकि वो पूरा सत्य नहीं है। उसके पीछे बहुत सा कंटेंट बाकी है, उसको मैंने देखा नहीं या उसको मैंने उजागर नहीं किया, तो वो मैं कहीं ना कहीं अपने एक मोरल ड्यूटीज हैं उनको मैं वायलेंस कर रहा हूं, उनके साथ में मैं न्याय नहीं कर रहा हूं। ये एक रिसर्चर का कहता है ना, धर्म भी है कर्म भी है। धर्म का मतलब रिलीजियस वो नहीं है, धर्म का मतलब होता है एक मोरल ड्यूटी, हमारी मोरल जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम लोग फुलफिल करेंगे तो हम चीजों को सही तरीके से ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई आखिर सोशल वर्क है वो सोशल रिसर्च के रूप में कैसे आता है। एक मेरी रिचमंड की बुक थी, उसने समाज कार्य ईयर बुक में ये बात कहा है कि सोशल वर्क को हमें सोशल रिसर्च के रूप में देखना चाहिए। 1933 में इस शब्द का प्रयोग होता है कि सामाजिक कार्य सामाजिक अनुसंधान हो सकता है। कार्य और अनुसंधान में थोड़ा फर्क है, वर्क और रिसर्च में। वर्क में थोड़ा सा हम कहेंगे कि एक सरलतम तरीके से विषय को रखते हैं, सिंपली, ठीक है, और रिसर्च में हम लोग डेप्थ में जाते हैं। तो वहां से ये हुआ कि जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट चले आ रहे थे, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। इवान ब्लैक ने कहा कि समाज कार्य में अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। हम लोग बहुत से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ध्यान दीजिए, अब आप हमारे समाज में बहुत से सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और दूसरे सोशल रिसर्चर हैं, इनमें बहुत फर्क है। सोशल एक्टिविस्ट को जो जैसा मिल रहा है वातावरण, प्लेटफॉर्म, उस पर काम कर रहा है, लेकिन सोशल रिसर्चर एविडेंस को तलाश रहा है, वो सत्यता को तलाश रहा है, वो वस्तुप्रता को तलाश रहा है, वो वास्तविकता को तलाश रहा है, ताकि सही मॉड्यूल सही रूप सोसाइटी के सामने रख सकें। तो ये थोड़ा सा फर्क है। हालांकि सोशल वर्क के बिना सोशल रिसर्च भी नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। इवान ब्लैक नामक एक सोशलिस्ट ने इस बात को जस्टिफाई भी किया है कि बिना इंटरलिंक के सोशल स्टडी, सोशल वर्क के बिना हो ही नहीं सकती। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। अब सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो मानव क्या करता है? मानव में क्योरीज बहुत होती हैं, ज्ञान पिपासा, जिज्ञासुपना, ये होता है। तो ये क्या करता है मानव? मानव का मस्तिष्क सबसे ताकतवर है, मशीन तो कहीं लगती ही नहीं है, क्योंकि मशीनों का आविष्कार भी मानव ही करता है। Machines are created or made by human. तो human mind is a powerful factory of all narrative thoughts, ideologies. सबका जो टॉप है वो एक मानव का दिमाग है। अब जो जटिलताएं हमारी हैं सब सोसाइटी में, उन जटिलताओं का सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कि वर्तमान में जो सामाजिक अनुसंधान है, सोशल स्टडी है, रिसर्च है, वो कुछ न्यू एविडेंसेज को सर्च कर रही है, न्यू एविडेंस को खोज रही है, और उसके तहत वो एक विश्लेषण विधि को मानते हुए विश्लेषण तक जाती है, ताकि वो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सोसाइटी के सामने रख सकें। कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से समाजशास्त्र का अनुसंधान मानव समूहों और संबंधों का अध्ययन करता है। तो विटनी नाम का एक सोशोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र अनुसंधान में मानव समूह के संबंधों का, रिलेशंस का अध्ययन होता है। बोजर बोलते हैं कि एक व्यवस्थित जानकारी जो सामूहिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में दी जाती है, वो हमारा एक सोशल रिसर्च कहलाता है। क्रॉफोर्ड कहता है कि अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए एक क्रमबद्ध, विशुद्ध चिंतन, मनन और विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है, जो ज्यादा एक साइंटिफिक है, ज्यादा क्लियर करता है सोशल रिसर्च को। फिशर बोलता है कि किसी भी समस्या को हल करने या उसकी परिकल्पना की परीक्षा, नई घटनाएं, नए संबंधों को खोजना और सामाजिक परिस्थितियों में उनका कैसे बेटर उपयोग कर सकते हैं, उसका अध्ययन एक सामाजिक अनुसंधान का सही स्वरूप है, सही नेचर है। हम यूं कह सकते हैं कि जो सोशल रिसर्च है, वो जो सोशल इंसिडेंट हैं, जो एविडेंस हैं,
उनको कोरिलेटेड करके एक न्यू रिसर्च, न्यू रिजल्ट सोसाइटी में लेके आते हैं कि ये जस्टिफाई है कि नहीं, ये विश्वसनीय है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। उसको सत्यापित करने के लिए एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड को इस सोशल स्टडी में, सोशल रिसर्च में एनालिटिकल रूप से एक्सपोज करते हैं, इसको उजागर करते हैं। अब इसमें कुछ सीमाएं हैं इसकी, या विशेषताएं हम कह सकते हैं। सोशल स्टडी जो करते हैं, सोशल रिसर्च, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमें साइंटिफिक मेथड लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हम बायस हो जाएंगे। साइंटिफिक मेथड के बिना सोशल रिसर्च ज्यादा सटीक नहीं होगा, ज्यादा सत्यता के नजदीक नहीं होगा। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक उपकरण है, वैज्ञानिक जो पद्धति है, उसका भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि साइंटिफिक मेथड यदि हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग अच्छे से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जो घटनाएं आ रही हैं एक नवीन ज्ञान के साथ में, उनको साइंटिफिक मेथड से ही सॉल्यूशन में लाना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये घटनाएं एकदम स्वतंत्र नहीं होती, सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, तो हमें उस परपेक्स में भी, उस रिगार्ड भी इनको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही सामाजिक अध्ययन का जो मूल एक लक्ष्य होता है वो सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, तथ्यों और जो एक साइंटिफिक मेथड है, नॉलेज है, उन सब को इंटरलिंक करके और हम उसके एक समरी रिपोर्ट निकालते हैं कि हाँ ये घटना इस कारण हुई थी, ऐसा नहीं हो तो ये इसका ये परिणाम निकलता, अब ये परिणाम निकला है तो उसके पीछे ये कारण रहे, और इसको अलग वे में, अलग नैरेटिव में हम ऐसे ही ले जा सकते हैं वर्तमान में। तो जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वर्तमान को कन्फाइन करना पड़ेगा। वो कब वर्तमान को हम करेंगे? जब हम भूतकाल की, पास्ट के इंसिडेंट से कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे, उनके क्या चैलेंजेस था, क्या उनको हमें अप डाउन करना चाहिए था, वो जब वहां से सीखेंगे तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो विशुद्ध रूप से हम लोग सोशल स्टडी जब ही कर पाएंगे जब हम उसके कुछ साइंटिफिक मेथड को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। अब इसका उद्देश्य तो दो ही चीजें हैं, दो होते हैं, एक तो सैद्धांतिक होता है, एक व्यवहारिक होता है, प्रिंसिपली और प्रैक्टिकली। कोई भी हम काम करते हैं उसके दो ही एम हमारे सामने होते हैं कि प्रिंसिपली ऐसा है, ऐसा ठीक है, वैसा ठीक है, ये मोरलिटी है, ये वैल्यूज है, लेकिन व्यवहारिक क्या है, सरकमस्टेंसेस क्या चाह रही है, क्या डिमांड कर रही है, क्या एविडेंस कह रहे हैं उस समय के, उन एविडेंस को हम लोग व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग में लाएं, ये उसकी एक व्यवहारिक नीति है, व्यवहारिक उसकी पॉलिसी है, व्यवहारिक एक उपयोगितावाद जिसे कहेंगे ना, यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो एक यूटिलिटी पूर्ण अनुसंधान होता है। तो प्रिंसिपली और प्रैक्टिकली दो फॉर्मेशन इसके होते हैं। इसके साथ ही ये जो हम रिसर्च करते हैं सोशल अध्ययन में, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में, तो उसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? एक तो नवीन तथ्यों की खोज करना है, न्यू एविडेंसेस, न्यू फैक्ट्स हमें जो है ना कंसाइज करने हैं। साथ ही जो एविडेंसेस एग्जिस्टेंस थे, जिसको हम कहेंगे कि जो प्रिंसिपल चले आ रहे हैं सोसाइटी में, जो रूल्स चले आ रहे हैं, उनका रिसर्च करें, री एवेल्युएट करें कि वर्तमान में, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में उनका एक पक्ष हमारे सामने हो सकता है, उनके दूसरे पक्षों में जाएंगे तो आपको कुछ नया रिसर्च निकलेगा, तो हमें उनको सत्यापित करना है, जस्टिफाई करना है, री इवेल्युएट करके। जो सोशल इंसिडेंट हैं, जो सामाजिक परिदृश्य हैं, उनके कहते हैं कार्य और कारण, उनका क्या संबंध है, उसका पता हमें लगाना पड़ेगा। जो भी सामाजिक घटनाएं घटी हैं, उनके कार्य कारणों का तत्कालीन परिस्थितियों में क्या मॉड्यूल रहा है, उस मॉड्यूल का भी हमें रीअसेस करना है। उनका रीअसेस करेंगे तो उनको हम लोग आज की परिस्थितियों में एक कंपैरेटिव रिजल्ट्स की ओर ले जा सकते हैं। सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनका समाधान, समस्याएं तो हैं लेकिन उनका समाधान ढूंढना, निदान ढूंढना, उनको सोल्व करना। सोशल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सोशल चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत से एविडेंस रहे हमारे साथ में, वर्तमान में बहुत सी सर्कमस्टेंसेज हैं, लेकिन उनका किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन को रिसर्च का पार्ट बनाना चाहिए। आखिर रिसर्च क्यों करते हैं हम? रिसर्च इसलिए करते हैं कि वर्तमान को बेटर करें और भविष्य में इसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है मानव समुदाय के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, हमारे इस अध्ययन का क्या उपयोगिता होगी। बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर थीसिस लिख रहे हैं, 3 से 5 सालों लगा रहे हैं,
आप एनालिसिस करो कि आखिर आप 5 सालों खराब कर रहे हैं तो उसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके उस रिसर्च से क्या सजेशन दिए गए हैं, क्या उसमें किसी समस्या का समाधान निकाला गया है? और वो निकालने के लिए ही हम लोगों को साइंटिफिक हिस्टोरिकल सोर्सेज में जाना पड़ेगा। तभी हम जो पूर्व में पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको वर्तमान से लिंक करके भविष्य में उनका बेटर उपयोग हो, बेटरमेंट कैसे हो, वो हमारे शोध का उद्देश्य होना चाहिए। पीएचडी लिख के डिग्री लेना एक अलग विषय है, ये आवश्यकता है हम लोगों को जॉब के लिए या हम लोगों को सेटल करने के लिए, लेकिन मूल बात यह है कि आपके उस रिसर्च का समाज के लिए उपयोग क्या होगा। क्या कुछ उसमें ऐसे सुझाव देंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए सोसाइटी के अपलिफ्टिंग के लिए, इनहांसमेंट के लिए, जो सोशल इश्यूज हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए कोई आपने उसमें पुट डाला है क्या, कोई सजेशन दिए हैं क्या, कोई प्रोविजन किया है क्या, वो बहुत आवश्यक है। नहीं तो सोशल रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। समस्याएं सबको पता है, रोज नई समस्या आ रही, हजारों साल से आ रही, सैकड़ों साल से आ रही हैं, समुदाय के सामने, देश के सामने, लेकिन उनका समाधान का क्या मैकेनिज्म होगा, क्या टूल्स होगा, क्या टेक्निक्स होंगी, वो हमें सोशल रिसर्च में निकालना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल सोर्सेज में। आखिर बहुत से एम्परर वो आते हैं, उनका पतन होता है, बहुत से हमारे डेमोक्रेसी में कंट्री हैं वो सफल होते हैं, बहुत से फेल होते हैं। तो हमें सफल कैसे होना है, तो हमें उनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। जो फेलियर और सक्सेसफुल रहे हैं उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की स्टेट्स का हमें कंपैरेटिवली साइंटिफिक तरीके से उन हिस्टोरिकल थॉट्स में, उनकी शासन प्रणाली में जाना पड़ेगा, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में जाना पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था में जाना पड़ेगा कि आखिर उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक तंत्र उनका कैसा था, पब्लिक एड की हम बात करेंगे, पॉलिटिकल हायरार्की उनकी क्या थी, पॉलिटिकल डिग्निटरीज क्या थी, पॉलिटिकल उनके सेटअप क्या थे, प्लेटफॉर्म क्या थे, आखिर वो फेल क्यों हुए। तो ये सारे जो स्ट्रीम्स हैं, डिसिप्लिन हैं, ये हमें इंटरलिंक करके अध्ययन करने पड़ेंगे, तब हम ओवरऑल उनका रिजल्ट निकालेंगे कि इट वाज फेल ड्यू टू दीज कॉजेज और इट वाज सक्सेस ड्यू टू दीज कॉजेज। ये हम लोग तब एक कंपैरेटिव अध्ययन कर पाएंगे साइंटिफिक तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उनके इतिहास को, उनकी संस्कृति को, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, उनके अर्थतंत्र को, उनकी पर्यावरण व्यवस्था को, सामाजिक ढांचे को जब हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम बता पाएंगे और एक कंसाइज रिजल्ट रिपोर्ट हम बना पाएंगे कि हाँ ये सारी चीजें, ये परिस्थितियां, ये कारण उस कंट्री में थे, वो फेल हुआ, ये कारण इस कंट्री में थे, ये सक्सेस हुआ। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, हमें सक्सेसनेस की ओर जाना है, तो हमें इनमें से किसको पिक करना है, किसको चूज करना है, किसको एग्जीक्यूट करना है, ये आपके रिसर्च से पता लगेगा। मैंने देखा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। राजस्थान में एक बार हेजिटेशन हो रहा था, बहुत बड़ा मूवमेंट, एक सोशल मूवमेंट था। तो मूवमेंट को लीड करने वाला व्यक्ति, जिसके साथ में लाखों लोग, आम लोग बैठे हुए थे और पूरा प्रदेश जाम था, रेलवे बंद थी, सड़कें बंद थी, मार्केट बंद थे, और उस स्टेट का मुखिया चीफ मिनिस्टर। तो मुझे एक दिन में दोनों से मिलने का मौका मिला, एक ही दिन में। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उससे मूवमेंट के लीडर से मिला, जो इंटीरियर रूरल में चंबल के भीड़ों में बैठा हुआ था, रेल को रोक के हजारों लाखों लोगों के साथ में। तो मैं जब उससे मिला तो गांधी को पढ़ रहा था, महात्मा गांधी को। वो लर्नेड पर्सन था, लेकिन वो एक सोशल एक्टिविस्ट बना बाद में और एक बड़ा मूवमेंट किया। तो जब मैं उनसे मिलने गया मेरे 2-3 साथियों के साथ में इस विषय पे बात करने के लिए, तो गांधी को पढ़ रहे थे। चलिए, मैंने जो भी बात किया गया उसी इश्यू को प्रेजेंट करने के लिए लेटर इवनिंग में हम 2-3-4 लोग उस स्टेट के मुख्यमंत्री से मिले, उसके घर पे जाके। तो वो भी गांधी को पढ़ रहा है। आप देखिएगा, एक तरफ आग लगा रहा है व्यक्ति भी गांधी पढ़ रहा है, एक तरफ आग को बुझाना वाला व्यक्ति गांधी पढ़ रहा है। मुझे सरप्राइज हुआ, मैंने थोड़ा नोटिस किया। हालांकि उस समय मैंने ये बात नहीं पूछी, बाद में 2-4 महीने बाद में जब दोनों से मिला तो मेरा ये पहला प्रश्न था कि आप गांधी क्यों पढ़ रहे थे, आंदोलन करने वाले से भी और आंदोलन को रोकने वाले से भी। तो आंदोलन करने वाले ने कहा कि गांधी ने आम जन को मूवमेंट का माध्यम बनाया और सरकार को झुकाया। मैं इसमें ढूंढ रहा हूं कि किस प्रकार से मैं आम लोगों को माध्यम बनाकर सरकार को झुका सकूं। इसी तरह मैंने जब उस सरकार के मुखिया से पूछा कि साहब आप गांधी क्यों पढ़ रहे थे, मैंने उस कर्नल को देखा, वो भी गांधी पढ़ रहा था, आप भी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई गोली नहीं, एक डंडा भी नहीं चलाना चाहता था, अहिंसा का पुजारी हूं। तो गांधी ने किस प्रकार से इतने बड़े कॉलोनियल स्टेट में
बिना वॉयलेंस किए और इतनी बड़ी सत्ता को भारत से भगा दिया, तो क्या मैं एक छोटे से मूवमेंट को बिना वॉयलेंस के डिफ्यूज नहीं कर सकता? मैं उसमें ढूंढ रहा था कि शांति और अहिंसा के तरीके से इस मूवमेंट को कैसे कुचला जाए। तो आप देखिएगा गांधी कितना प्रासंगिक है। हम लोगों को हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, तो वो गांधी को पढ़ेगा, वो ही बता पाएगा कि गांधी सभी समस्याओं का मार्ग प्रशस्त करता है। पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गांधी में है, और वो जब हम गांधी को पढ़ेंगे तब हमें जानकारी मिलेगी। तो दो व्यक्ति, एक आग लगा रहा है, एक बुझा रहा है, और दोनों गांधी को पढ़ रहे हैं। अब आप, ये है हिस्टोरिकल आपका सोर्सेज। ये मैं प्रमाणिक बात कर रहा हूँ 2007-8 की, और इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। और बाद में मैंने दोनों से प्रश्न किए और दोनों ने जवाब दिए अपने कि ये कारण था कि मैं गांधी को पढ़ रहा था। तो हमें हमारे हिस्टोरिकल साक्ष्यों में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। चाहे राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, आपको हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सर्कमस्टेंसेज हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, एविडेंसेज हैं, उनको अध्ययन करना पड़ेगा। वो आपके लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे, एक बेस्ट वे आपको देंगे फ्यूचर की जर्नी का। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो आपको एक उपयोगी रास्ता बताएंगे, जिससे कि आप सरलता से अपने टारगेट को, अपने एम को पूरा कर पाए। ये हिस्टोरिकल सोर्सेज का यूज का एक इंपॉर्टेंस है। अब जो बात करें हम सोशल रिसर्च की, उसके जो टाइप्स की बात करें, जैसे हमने हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप की बात की थी एविडेंसेस, तो सोशल रिसर्च के टाइप्स की बात करेंगे तो दो फंडामेंटल रिसर्च होता है, विशुद्ध सामाजिक रिसर्च। उसमें जो भी सत्यापित नियम है, विधाएं हैं, उनकी जांच करना, उनको सत्यापित करना, और सामाजिक घटनाओं के नवीन खोज करना, ये हमारा एक मौलिक अध्ययन होता है। मौलिक एक सोशल रिसर्च है कि वस्तुतः चीजें क्या थी, हम उसको किस रूप में पेश करते हैं। आप देखते हैं पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, तथ्यों का एक पार्ट उठाते हैं और उसको अपने हित में कैश कर लेते हैं। हम बिस्मार्क की बात करें, हम हिटलर की बात करें, हम किसी भी बड़े रूसों की बात करें, हम सबसे बड़े डिप्लोमेट बिस्मार्क की बात करें, तो वो तथ्यों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आम लोग हैं उनको वो अपील करें। अब वो तथ्यों का समग्र रूप नहीं रख रहे हैं, वहां उनका एक पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि उनको अपना हित साधना है। लेकिन एक रिसर्चर की ड्यूटी है कि वो एक पक्ष ना दिखाए, हमें वस्तुतः सारी चीजों को सोसाइटी को बताना। फिर जो आपको उपयोगी लगे आप उसको उपयोग में लीजिए, एक राजनेता को जो उपयोग लगे वो अपना कीजिए। लेकिन रिसर्चर की ड्यूटी बनती है, तो वो है एक विशुद्ध, एक फंडामेंटल सोशल रिसर्च है कि हम उसकी वस्तु स्थिति को सोसाइटी के सामने रखें। दूसरा होता है एक बिहेवियरल रिसर्च, व्यवहारिक रिसर्च। व्यवहारिक रिसर्च में ये होता है कि उन एविडेंसेज का, उन इंसिडेंट का ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या उपयोग हो सकता है, तो उसको हम उस तरह के नैरेटिव में सेट करें कि आखिर कोई अनुसंधान हो रहा है तो उसको हम लोग तथ्यों के साथ में वस्तुपरक, व्यक्तिपरक ना बनाते हुए एक सोसाइटी के लेवल पे कैसे वो उपयोगी हो, उन व्यवहारिक सूत्रों को हम अपने रिसर्च के माध्यम से लोगों के सामने लेके आए। तीसरा जो होता है वो एक होता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक। सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ है, सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, चेंजेस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ट्रेडिशंस, उसके लिए हमें एक्शन रिसर्च की ओर जाना पड़ेगा। क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, समस्याएं क्या थी, उनमें सुधार कैसे हो, उनका समाधान कैसे निकले, और वो कैसे समाज के लिए उपयोगी बने। ये एक एक्शन या एक्टिव रिसर्च का एक पार्ट है, एक टाइप ऑफ रिसर्च है। इसके साथ में एक इवेल्युएटिव रिसर्च होगा, जिसको हम मूल्यांकन या मूल्यांकनात्मक कहेंगे, कि किसी भी घटना का एक इवेल्युएशन करें प्रॉपर विधि से। और प्रॉपर विधि वही साइंटिफिक में होता है हमारा, कि किस प्रकार से चीजें वास्तविक जगत में हैं और उनका कैसे व्यवहारिक उपयोग हो सकता है। आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार उन चीजों की जानकारी लेकर के, पता करके, विभिन्न अध्ययन विधियों का प्रयोग करके, और मानक विचार हैं, दृष्टिकोण हैं, विश्वास हैं, उनको समझने का एक पैमाना डिसाइड करें, तो वो एक तरह से इवेल्युएटरी रिसर्च होगा। इसके साथ भी एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसको हम अन्वेषणात्मक अध्ययन कहेंगे, अनुसंधान कहेंगे। तो नवीन तथ्यों की खोज हम कार्य और कारण के साथ में करें, और हमारा जो सीमित ज्ञान है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी करें, कहते हैं ओवरऑल
ऑल ओवर उसके बैकग्राउंड में जाना और उसके सारे तथ्यों को, सारे वातावरण को हम अध्ययन करें। जैसे कोई घटना घट गई तो उसका भौतिक इम्पैक्ट क्या हुआ, सामाजिक इम्पैक्ट क्या हुआ। बिना कारण कोई घटना घटती नहीं है। आज हम देखते हैं बाल श्रम है, बाल अपराध है, दहेज प्रथा है, आत्महत्या हो रही है। तो बेरोजगारी का इसमें एक बड़ा कारण हो सकता है। तो इनका हम लोग एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। इसका कोई एक कारण नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो कोई एक कारण नहीं है। सदियों की हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता, पार्टिसिपेट करती हैं, उसको प्रोवोक करती हैं सोसाइटल मोड पे आने के लिए। तो एक तरह से एक्सप्लोरेटरी विधान होगा कि हमें तत्कालीन शॉर्ट टर्म में ही जाना है, हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि आखिर ऐसा वातावरण क्यों बना। आज हमारे बच्चे जब उनको सफलता नहीं मिलती है, कोटा जिसको हम लोग एजुकेशन हब कहते हैं, वहां हर महीने में कोई ना कोई सुसाइडल मोड पे बच्चा आता है। आखिर क्यों? वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा, क्या इसलिए? ये नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि उनका फैमिली क्या चाहता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका वहां का वातावरण कैसा है। इसी हिसाब से उनकी मेटेरियल तैयार होती है। फिर उनके साथ में क्या उनका ओरिएंटेशन किया गया है, क्या उनको इतना बताया गया, समझाया गया कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, जीवन जीने की कला एक अलग होती है। क्या हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं? तो क्या उन बच्चों का ओरिएंटेशन हुआ? तो उस बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो शायद हमें मूल प्रवृत्ति का पता लगेगा। तो एक तरह से ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। क्योंकि कई बार हम लोग बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि पढ़ के नौकरी करना एक छोटा सा उद्देश्य है, छोटा सा माध्यम है। तो हमारे तो बहुत पीढ़ियां खप गई जो नौकरी नहीं कर पाई थी, जिए तो वो भी अच्छे से हैं। तो जीवन जीने की कला व्यक्ति को आनी चाहिए। और हमारे एजुकेशन का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि बच्चे को तैयार करें कि अपने जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जीना है। आपको सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए उपयोगी बनना है। पहले खुद स्टैंड करेंगे, फिर सोसाइटी को, नेशन को बैक टू पेज सोसाइटी के फॉर्मेट पे जाकर के आप काम करेंगे। तो वो एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। वो किसी, आखिर बाल हत्या, दहेज प्रथा क्यों है? क्या सिर्फ ये थोड़ी है कि एक दूल्हे की मांग है, मुझे बहुत धन चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो, उनका सोशल स्ट्रक्चर देखो आप। बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह का कारण यही तो नहीं है कि इसके फादर के पास पैसे नहीं है इसलिए बाल विवाह कर रहा है। उनके ट्रेडिशन को देखिएगा, उनके सोशल स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि वहां का वातावरण ऐसा ही है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी करना है, उसको पड़ रहा है। तो ये एक विस्तृत, एक अन्वेषणात्मक, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी सोशल रिसर्च का बहुत बड़ा पार्ट है। इस प्रकार बहुत से गूढ़ विषय हैं, गूढ़ सारांश हैं, जो इन सारे सोशल रिसर्च के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं कि रिसर्च का क्या हमारा एम है, क्या हमारी विधि है, और क्या हम लोग उसको सोसाइटी के लिए उपयोगी बना पाते हैं। ये इसका एक मूल जो रिसर्च का हमारा पैटर्न है, ये इस प्रकार का रहता है। अब कुछ मैं बातें और कर लूं कि आखिर इतिहास जो है या हिस्टोरिकल एविडेंसेज हैं, वो कैसे कैसे सारे ही विषयों में जरूरत है। जैसे सोशियोलॉजी की हम बात करें, इतिहास और समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो ये दोनों में बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। क्योंकि सोसाइटी नहीं होगा तो इतिहास बनेगा ही नहीं। समाज इतिहास का ही तो बनेगा ना। ह्यूमन बीइंग होगा, उनकी अपनी कल्चर होगी, उनकी अपनी प्रैक्टिसेज होंगी, उसमें से तो अप डाउन होंगे, गुड और बैड होगा, फेल और सक्सेस होगा। तो ये एक सोशल तरह से, एक फ्रांस के एक बड़े लेखक हुए एमिल दुर्कहाइम, उस एमिल दुर्कहाइम ने बताया है कि समाजशास्त्र अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम करता है, लेकिन इतिहास कहीं ना कहीं समाजशास्त्र से अलग नहीं हो सकता। इसलिए समाजशास्त्री अध्ययन करने के लिए हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज में जाना पड़ेगा। आज की पीढ़ी क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, इसे बेहतर कर सकती है क्या, ये आप कहां अध्ययन करेंगे? आप पुराने पीढ़ी में जाएंगे। आज का बच्चा अपने दादा, नाना, नानी से बात करेगा तो उसको पता लगेगा कि उस समय की सोशल वैल्यूज क्या थी। आज जो समाज का स्तर गिर रहा है, जो रिश्तों की में गिरावट आ रही है, वो कहां से पता लगेगा? वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा, वो आपकी दो पीढ़ी के लोगों से बात करने में पता लगेगा, उनकी प्रैक्टिसेस से पता लगेगा। तो वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा कि आपका दादा ऐसा था, आपका नाना ऐसा था, उसका ये रोल था, उसकी ये भूमिका थी, वो अपने टॉम का बड़ा पक्का होता था, तो आप क्यों नहीं हो? तो जो ये डिग्रेशन आ रहा है हमारे वैल्यूज में, हमारे रिश्तों में, उनको हम पुख्ता कैसे करें? तो हमें हिस्टोरिकल अध्ययन में जाना पड़ेगा।
चाहे ये साइंटिफिक अध्ययन हो, चाहे टेक्सचुअल अध्ययन हो, चाहे आप ओरल स्टडी की बात करो, चाहे हमारे जो जीते जागते लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम हैं, हमारे पुराने लोग, ओल्ड एज पर्सन जो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत रिसोर्सफुल हैं, उनसे चर्चा करके हम सारे सामाजिक विधाओं को सीख सकते हैं, सामाजिक समस्याओं का हम कोई समाधान उसमें से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र और इतिहास एक दूसरे से इंटरलिंक है। इतिहास में जाएंगे, ऐतिहासिक स्रोतों में जाएंगे तो अर्थशास्त्र से उसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध इसलिए है कि आखिर मनुष्य क्रियाकलाप करता है, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें अर्थ की तत्व, धन की जरूरत पड़ती है, वित्तीय जरूरत पड़ती है। अब वो उस समय वित्तीय स्रोत क्या थे, उनका कैसे उपयोग हो रहा है? आज वित्तीय स्रोत क्या है, उनका कैसे उपयोग हो रहा है? वो समय 70 साल पहले, 80 साल पहले बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं थी, कम में ही बहुत अच्छा जीवन जीते थे। आज बहुत ज्यादा धन है तो भी हम अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इस प्रकार की एक आपाधापी मची हुई है, भागदौड़ मची हुई है, या आप इसको क्या कहेंगे? हम बहुत अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में पता लग रहा है कि इसका सीईओ सुसाइड कर गया, इसका मैनेजर सुसाइड कर गया। क्या कारण है? क्या प्रेशर है उसके ऊपर? क्यों उसके 3 पीढ़ी का, उनके दादाजी से का अध्ययन हम करेंगे तो वो गांव में छोटे से कस्बे में रहकर छोटी सी दुकान करके बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, बहुत सफल जीवन जी रहा था, और वो आज का बच्चा एक बड़ी कंपनी में डिप्रेशन में आके दुनिया छोड़ रहा है। तो ये हिस्टोरिकल इंटरलिंक है कि उस सोर्सेज का, उस धातु का उपयोग पहले कैसे होता था, आज कैसे हो रहा है। उस समय की क्या मेंटलिटी थी, आज की कैसी है। आज की सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तत्कालीन समय का कैसा है। तो ये जो जटिल समस्याएं आज आ रही ना, इनका समाधान 2 पीढ़ी पहले के सामाजिक अध्ययन में दिखलेगा। मैं कई बार बात करता हूं, मैं जिस गांव से आता हूं, कि मैं गांव में जाता हूं तो मुझे धन की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। सब चीजें हैं वहां, खेती बाड़ी है, अनाज हो रहा है, सब्जी हो रही है, गाय भैंस है, दूध है, छाछ है, दही है। तो वहां मेरा मीटर चालू नहीं होता है। घर से चालू करता हूं, मेरा मीटर शुरू होता है पैसे का। गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, फोन में चाहिए, टोल का पैसा चाहिए, होगा ना मीटर शुरू। तो मैं बाहर रह करके इतना पैसा कमा के खर्च कर रहा हूं तो वो सुख नहीं मिलेगा जितना मुझे वहां अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम में मिल रहा है। तो हमें उनसे परस्पर इंटरलिंक होना पड़ेगा। हम उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं रह सकते, नहीं तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। लेकिन हम उनको देखते हुए, उनको अध्ययन करते हुए बहुत सरलतम तरीके से, सफलतम तरीके से इन व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अर्थशास्त्र को समझना है तो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसे हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, बिना भूगोल तो इतिहास होगा ही नहीं। सीमाएं आपकी कहाँ हैं, वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां का प्लेटफॉर्म कैसा है, ये सारी चीजें भूगोल के साथ में होंगी। जो कूटनीतिक संबंध है, जो सामरिक संबंध है, वो वहां की भौगोलिक, एक प्लेन एरिया है, एक रोकी एरिया है, एक फर्टाइल है, एक बिल्कुल अनडेवलप्ड एरिया है। इसके ऊपर आपकी इकोनॉमी डिपेंड है, वहां की ह्यूमन लिविंग डिपेंड है, वहां की कल्चर डिपेंड है, वहां की इकोनॉमी डिपेंड है, और वहां का भूगोल वहां के इतिहास को, समाजशास्त्र को, वहां की रचना को, वहां की साइकोलॉजी को डिसाइड करता है। अब मैं जिस एरिया में हूं, ये एरिया 30 साल पहले बहुत फर्टाइल नहीं था, क्योंकि यहाँ वाटर रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन अभी कैनाल्स आ गए तो आज ये फर्टाइल है। 30 साल पहले यहाँ का व्यक्ति मूव कर रहा था मजदूरी के लिए दूसरे शहरों में, आज वो वहां नहीं जा रहा है, यहाँ उसके सोर्स ऑफ इनकम है। तो उनका सारा ढांचा बदल गया। जो पहले की स्थिति थी 40 साल पहले की, आज की बिल्कुल अलग है। तो यहाँ का भूगोल, यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर बदलता है। तो यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित यहाँ के बहुत से अवशेष मिल रहे हैं हम लोगों को। तिगड़ा एक बहुत बड़ा यहाँ साइट है जो सभ्यता से जुड़ा हुआ, बहुत रिच यहाँ वो थी। उसके बाद में बीच में यहाँ से लोग माइग्रेट होते हैं। बीच में तो ये स्थिति थी कि यहाँ पुरुष मिलते ही नहीं थे, महिलाएं, क्योंकि पुरुष बाहर मजदूरी के लिए चले जाया करते थे। यहाँ कुछ महिलाएं हुआ करती थी गाँव में, पुरुष मिलते ही नहीं थे। लेकिन कैनाल आने से लैंड फर्टाइल हुई, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ जनरेट हुआ, अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, तो दूसरे धंधे भी, छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटी छोटी दुकान, ट्रेड एंड कॉमर्स में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो यहाँ का भूगोल, यहाँ के इतिहास से, यहाँ के समाजशास्त्र से, यहाँ के एनवायरमेंट से पूरी तरह से इन सबको प्रभावित करता है। तो ऑल डिसिप्लिन्स, ऑल स्ट्रीम्स जो है ना, वो इफेक्ट करती हैं यहाँ के
सारे तरह के वातावरण को, भूगोल को। आप हम इसके बाद में कुछ और बातें करेंगे कि किस प्रकार से मौखिक साक्ष्यों की मैंने बात की है, जैसे भारत पाक की हम बात करेंगे, चिपको आंदोलन की हम बात करेंगे, आपातकाल की हम बात करेंगे, तो उसकी बातें हमें ज्यादातर मौखिक साक्ष्यों में हमें मिलेंगी और उन्हीं के आधार पर हम बचा पाएंगे कि किस प्रकार से वास्तविकता क्या है। समाज में कई बार मिसकंसेप्शन भी होता है, मिस नैरेटिव आता है, लेकिन वास्तविकता हमें उन्हीं से जानकारी मिलेगी कि हम किस प्रकार से वस्तु स्थिति को ओरल ट्रेडिशन से हमारे लोगों के सामने लेके आए। जैसे पॉलिटिक्स साइंस की बात करता हूं, राजनीति विज्ञान की, तो जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, जैसे कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, मूवमेंट से संबंधित कोई न्यूज़पेपर्स हैं, वो नीति निर्माण में जो एक आइडियोलॉजिकल डिबेट्स होती हैं, सत्ता की संरचना होती है, इनका जो क्रमिक विकास होता है, इन सब के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे गांधी नेहरू पत्रमाला है, स्वराज, मतलब आखिर कैसे इन लोगों के पॉलिटिकल जो हिस्टोरिकल इनके वार्तालाप है वो पॉलिटिकल नैरेटिव डिसाइड कर रहे हैं। 1919 से और 1950 तक के जो संवैधानिक दस्तावेज हैं वो भारत के संविधान का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान कहाँ है? उन्हीं डॉक्यूमेंट में मिलेगा आपको। तो आज का संविधान हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर हमको मिलेगा। इसके साथ ही हम बात करें, जैसे हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो बजट की हम बात करेंगे। तो आधुनिक जो बजट की हम बात करेंगे तो जो उस समय के पुराने बजट भाषण हैं, उनकी प्रतियां हैं, ट्रेड रजिस्टर हैं, औद्योगिक जो समय सर्वे किए गए थे, ये जो एक सतत विकास की प्रक्रिया चली आ रही है, इन सब का जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ लैकुना रह गया है, कहाँ हमें चेंज करना है, कहाँ हमें चीजों को इनहांस करना है। तो उन सब हिस्टोरिकल एविडेंसेस का अध्ययन करने पर हम हमारी इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंशियल सेटअप को बेहतर वे में अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे रख सकते हैं। वो सोशियोलॉजिकल स्टडी की हम बात करें, जनगणना की हम बात करते हैं, जो अभिलेख है उस समय के हमारे समाज सुधार के आंदोलन है। आज जो मैंने कल एक एग्जांपल दिया ना सोशल एक्टिविस्ट का, क्यों गांधी को पढ़ रहा है, तो हमें उस समय के समाज सुधारक हैं, चाहे राजा राम मोहन राय हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद जी हो, हम उनका अध्ययन करेंगे कि समाज के निर्माण में, समाज की बेहतरी के लिए उन लोगों ने किस टेक्निक्स को अपनाया और उनका प्रभाव आज तक चला आ रहा है। आज भी उनकी शाखाएं, उनके फॉलोवर्स हैं। तो हमें समाज शास्त्र दृष्टि से उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम बेहतर समाज के निर्माण की परिकल्पना और संकल्पना कर सकते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ लेकुना फिर हमें रहनेंगे, क्योंकि हमारा आगे क्या करेंगे वो तो बैकग्राउंड से पता लगेगा। ऐसे मानव विज्ञान की हम बात करें, जो औपनिवेशिक काल की हम बात करेंगे, तो वहां जो डायरीज होती थी फील्ड में, जो यात्रा वृत्तांत होते थे, जो हमारे यहाँ विजिटर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, उस समय की स्थानीय कल्चर, अनुष्ठान, लैंग्वेज, इन सब का अध्ययन करेंगे तो एक मानव विज्ञान को हम कैसे रिच करें वो तय होगा। एक कहते ना एक हम्बल कल्चर उस समय क्या थी, अब क्या है, और क्या चेंजेज आए हैं, जो एक अनुवर्ती परिवर्तन आए हैं, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, वो सारे अध्ययन करने से हमें एक एंथ्रोपोलॉजिकल साइट्स के ऊपर हिस्टोरिकल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चाहे वो हमारा एनवायरमेंटल स्टडी हो, जो भी हमारी वन विभाग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, पुराने हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, सैटेलाइट्स की जो छवियां हैं 1970 के दशक की, तो उनका जो संरक्षण हुआ है, क्षरण हुआ, उपयोग हुआ है। भोपाल गैस त्रादी जो होती है उसकी जो प्रेस कटिंग्स आप देखिए, उसके ऊपर जो सरकारी दस्तावेज जारी हुआ था, वो किस प्रकार से कितना नुकसान हमारे एनवायरमेंटल तरीके से कर रही है, उन सबसे फ्यूचर में कैसे बचा जाए, ये सारी चीजें हमें वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए सजेशन देती हैं। हमें जो है ना वो हमें सचेत करती हैं कि हम लोग कैसे अलर्ट रह करके उन चीजों की पुनरावृत्ति से बचे, कैसे हम लोग। इस प्रकार उन सब का अध्ययन करने में हमें जानकारी मिलती है, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, चाहे लॉ स्टडी की, लीगल स्टडीज की बात हो। मैंने बात की ना, आज का संविधान हमारा है वो हमारा जो दंड संहिता चली आ रही 1773 से, वहां से लेकर आज तक का जो डेवलपमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिटिश इंडिया में, उसी का परिणाम हमारा आज का संविधान है मैक्सिमम। और दुनिया भर के संविधानों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको हम लोग अडॉप्ट करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लागू करते हैं, ताकि हम एक बेहतर कानूनी व्यवस्था
अमली जामा भारतीय सोसाइटी को, भारतीय शासन को पहना सके, ये हमारा उनका रहता है। तो ये सभी जो स्ट्रीम्स हैं सोशल साइंसेज की, वो कहीं ना कहीं उनको नीड्स है हिस्टोरिकल एविडेंसेज की। यदि किसी रिसर्च के साथ में, किसी स्टडी के साथ में हम न्याय कर रहे हैं तो बायसनेस से हमें बचना पड़ेगा, पूर्वाग्रह से बचना पड़ेगा, अपने वातावरण से बचना पड़ेगा, और हमें एक रियल रिसर्चर बनना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के साइंटिफिक अध्ययन से होगा, और उसके लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना बहुत आवश्यक है। कोई भी स्ट्रीम हो, उसके ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी हम लोगों को उपयोग में लानी होगी, तभी हम ठीक से हमारे अध्ययन को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। मैं समझता हूं एक छोटा सा, बहुत शॉर्ट टर्म में डॉक्टर साहब ने आदेश दिया था, मैं जो इतना आपको बता पाया अपने तरीके से, फिर भी कोई जिज्ञासा आपकी है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग अपना विषय रख सकते हैं, जो मैं बता पाऊंगा आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, रियली मतलब इतना सारगर्भित और इतना कंसाइज जो आपने व्याख्यान दिया जी, थैंक यू। मैं तो रियली बहुत प्रभावित हूँ। मतलब इस तरीके से चीजों को देखना और सारे स्ट्रीम को कवर करा आपने, रियली मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रश्न आमंत्रित, सागर आपका हैंड रेज है, सागर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि जो प्राइमरी जो सोर्सेस होंगे, एलिमेंट्री जो सोर्सेस होंगे, तो उससे एक रिसर्चर जब इंटरेक्ट करता है सर, मान लो मैं एज अ रिसर्चर उनको लूं, देखूं और रिसर्च करूं, ऑब्जर्व करूं, परंतु मैं क्या इंश्योर करूं सर कि जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो तो मेरे ऊपर ये मैं बायस्ड हूं उसका टैग न लगे सर, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च होती हैं और रिसर्चर के ऊपर ये टैग लग जाता है, क्योंकि आपने कहा कि मोरल और एथिकल ऑब्लिगेशन फुलफिल होने चाहिए। मैं करता हूं फिर भी लोग कहेंगे कि भाई आप बायस्ड हो, तो उससे कैसे बचा जा सके सर? लोग कहेंगे, उनकी हमें परवाह नहीं करनी, जो हमें एविडेंस मिला है ना, हमें उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये एविडेंस कह रहा है, उसका आप बाकायदा रेफरेंस दीजिए और जरूरत हो तो उसकी प्रति लगा दीजिए, इट्स ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना। यदि हमारे पास सोर्स ओरिजिनल है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लग नहीं सकता है, हमें सिर्फ उस सोर्स की बात करनी। अर्जुन दारमा कुछ पूछ रहे हैं शायद। जी नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। मेरा प्रश्न सर ये था कि किसी समाज की लोक संस्कृति के अध्ययन के लिए हिस्टोरिकल सोर्स क्या हो सकते हैं? जो हमारी प्रैक्टिसेज हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, मैंने ओरल ट्रेडिशन की बात की थी, तो लोक संस्कृति एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रोल प्ले करती है, और उसमें फैक्ट्स हैं वो एक्चुअल है, क्योंकि लोक कभी भी गलत नहीं होता है, लोक बाइस नहीं होता है, लोग हो सकते हैं, लोक नहीं हो सकते। लोक एक बहुत बड़े कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और कल्चरल बायसनेस नहीं होती है। तो जो हमारी प्रैक्टिस पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बायसनेस का कोई टैग नहीं लगता है। जो हमारे फोक लोर्स हैं, फोक डांस हैं, फोक प्रैक्टिसेज हैं, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में चली आ रही हैं, तो उनके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। इसलिए फोक जो कल्चर है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक एविडेंस होता है किसी भी रिसर्च का, लेकिन वो प्रैक्टिस एरिया वाइज अलग अलग हो सकती हैं, एरिया वाइज वो डिफरेंस हो सकती हैं, उनमें वो फर्क हो सकता है। तो हम जिस एरिया की बात करें तो उनकी ट्रेडिशन जो चली आ रही है फोक कल्चर में, उनको हम रिप्रेजेंट करके प्रूव कर सकते हैं कि ये सोसाइटियल जो सिस्टम है ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, और ये इसका रोल है सोसाइटी के निर्माण में, सोसाइटी की वर्च्यूज को मेंटेन रखने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा एक एविडेंस होता है लोक कल्चर वाला। सर मेरा इसी से संबंधित एक और प्रश्न ये था कि किसी समाज की लोक संस्कृति के लोक व्यवहार जो रहते हैं, उनकी मान्यता को ज्यादा वरीयता दिया जाए कि जैसे कई ब्रिटिश काल की आर्काइव हो गया, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो गई, तो इसमें बहुत विरोधाभास मिलता है सर लिखा हुआ। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि भी वो ब्रिटिश काल के लोग अपने एंगल से वहां लिख रहे हैं, उनका अपना अलग सोच है, लेकिन हमारी रियल प्रैक्टिस क्या है, हमें उनको ज्यादा प्रूव करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप उनका भी रेफरेंस दीजिए कि तत्कालीन ब्रिटिश रिकॉर्ड में ऐसा मेंशन है, लेकिन आज वस्तुस्थिति ऐसी है, और 80 साल के फला व्यक्ति से मैंने बात की है कि 100 साल पहले से प्रैक्टिस चली आ रही है,
तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है। तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी जिसकी मैंने बात की थी वो यहाँ कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सागर बोरकर, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं यह जानना चाह रहा था कि साहित्य कैसे समाज को प्रभावित कर सकता है और समाज कैसे साहित्य को प्रभावित कर सकता है। और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि समाजशास्त्रीय अध्ययन कैसे साहित्यिक शोध में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस पर मैं आपसे मार्गदर्शन जानना चाहता हूँ। सागर, तुम्हारे पीछे कुछ आवाज आ रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो या तो तुम हाँ म्यूट कर लिए। ठीक है सर। साहित्य कैसे समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि साहित्य का निर्माण समाज ही करता है। समाज की धाराएं अलग अलग होती हैं, समाज के नैरेटिव अलग अलग होते हैं, सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस अलग अलग होती हैं। अब वो अलग अलग प्रैक्टिसेज को लिटरेचर के रूप में, चाहे वो ओरल लिटरेचर है, चाहे वो राइटिंग लिटरेचर है, उसके रूप में अलग अलग फेज में तत्कालीन समय में क्या क्या व्यवस्थाएं समाज को प्रभावित कर रही हैं, उनको साहित्य के रूप में आप देखेंगे कि हमारा जो संस्कारों वाला पार्ट है समाज का, 16 संस्कार, जन्म लेने में भी गीत गाए जाते हैं और मृत्यु के ऊपर भी गीत गाए जा रहे हैं। तो ये उनकी रिलेवेंस को सिद्ध करता है, जस्टिफाई करता है कि आखिर इस मौके पर ऐसा वातावरण होगा, शादी का ये वातावरण होगा और मृत्यु पे ये वातावरण होगा, यंग मृत्यु पे ये होगा, ओल्ड मृत्यु पे ये होगा, इसके ऊपर ये संस्कार होंगे। तो वो हमारे मौखिक साहित्य में भी हैं और लिखित साहित्य में भी हैं। जो स्थानीय साहित्य है वो उसको जस्टिफाई करता है। दूसरा साहित्य होता है वो एक काल्पनिक भी होता है। कई बार हम लोग एक कहते हैं ना भाई, कल्पना करते हैं, उससे हमें बचना पड़ेगा, काल्पनिक साहित्य से बचना पड़ेगा। रियल साहित्य का इसमें हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। और समाज को बिना साहित्य के हम उसके वास्तविक रूप में रियलिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये मान के चलो। दूसरा सवाल क्या था, एक बार बता देना मुझे। सर समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार साहित्यिक शोध में उपयोगी हो सकता है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। समाजशास्त्रीय अध्ययन साहित्य में कैसे उपयोगी हो सकता है, तो मैंने कहा ना, समाज ही साहित्य का निर्माण करता है। आखिर आपके आसपास इंडिया है, देखते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ प्रैक्टिसेज हैं। तो सोसाइटी में किस कालक्रम में कौन सी प्रैक्टिसेज थी, उनका क्या सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट था, समय अनुकूल, समय बदलाव के साथ में नए ट्रेंड्स, नई प्रैक्टिसेज आई, उनका क्या सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उसको हम साहित्यबद्ध करके और तुलनात्मक अध्ययन करके जो ज्यादा बेटर है उसको हम सोसाइटी में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सोसाइटी में को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली समाजशास्त्रीय अध्ययन साहित्य की डेवलपमेंट में भी और इसके उपयोग में बहुत बेहतर काम कर सकता है। नेक्स्ट, संकेत कुमार जैन, आपका हैंड रेज है। संकेत जैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो ओरल जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह चेक करेंगे, कितना ऑथेंटिक है। ओरल रिसोर्सेज के ऊपर कई बार और आरोप लगते हैं कि ये काल्पनिक हो सकते हैं, ये बाइस हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जो तत्कालीन घटना के समय कोई व्यक्ति मौजूद है, मैंने इसका उदाहरण भी दिया था कि पिछली बार हमने एक सेमिनार कराई थी, नीमूचाना किसान आंदोलन जहां हुआ था उस गांव में, नीमूचाना में। और उस समय जो एक महिला जो 7-8 साल की थी, बच्ची उस समय, वो बुजुर्ग महिला 1 से 9-10 साल की, वो उस समय की घटना को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो मौखिक साक्ष्य हुआ, लेकिन वो ऑथेंटिक है। उसके बाद के यदि उसके पोते या पोते से पूछेंगे तो शायद वो बाइस हो सकता है, लेकिन वो बाइस नहीं है। इसलिए हम लोग तत्कालीन समय में बहुत सी चीजें हमें मिलती हैं। और दूसरा, ओरल ट्रेडिशन से, हमारे लोकल गीतों के माध्यम से बहुत सी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा नहीं तो सत्यता का कुछ अंश बेहतर उसमें मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा उसमें। इसलिए थोड़ी इसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल यूज में ये आने लग गए हैं। अब मैं इनका बहुत अच्छे समर्थन करता हूं अपने थैंक यू सर। स्मृति आप अनम्यूट करके पूछिए। यस सर। सर अभी आपने जैसे टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च बताया था, तो उसमें आपने मतलब फंडामेंटल रिसर्च, बिहेवियरल, इवैल्यूएटिव, एक्सप्लोरेटरी, वो सब तो मुझे समझा।
पर अगर एक्शन रिसर्च या एक्टिव रिसर्च करना है तो वो मतलब कैसे होगा, मतलब वो नहीं समझा। क्रियात्मक रिसर्च का मतलब ये होता है कि हमारे इस रिसर्च को समाज में उपयोगी बनाना है हमें। एक्शन में कैसे है, आपने कोई मेथड डेवलप किया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, इंपोज करना है सोसाइटी के लिए, उपयोगी कैसे हो, वो आपको सजेशन उसमें देने होते हैं कि ये प्रैक्टिसेज हमारी समाज में चली आ रही हैं, लेकिन इनकी अब कोई लीगेसी नहीं है, तो हमें ये नया सेटअप इसमें एडजस्ट करना चाहिए, इंपोज करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो जाकर के ये पूरी जो व्यवस्था है हमारी सामाजिक, ये आज के समाज को मूव करेगी, उसको इनहांस करेगी। तो इनहांस ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, उसके लिए हमें इस सोशियोलॉजिकल रिसर्च का यूज करना होता है। तो मतलब सर एक तरीके से ये एक सजेशन या सॉल्यूशन का ही एक पार्ट हुआ क्या? हाँ, एक्टिव वही होगा ना। अब क्योंकि हम लोग एक्शन में तो नहीं आ सकता, एक रिसर्चर कोई वैसे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, वो सरकार को सजेस्ट करेगा या सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से चीजों को लागू करेगा, तो वो सीधा तो कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। ये इसका एक सिस्टम है। ठीक है सर। और कोई हमारे शोधार्थी अपने जिज्ञासा को करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। और कोई शोधार्थी, अभी हमारे पास 1-2 मिनट और हैं, कोई अपनी जिज्ञासा को बात करना चाहते हैं। मैं जो है शासकीय महाविद्यालय चौरई से चंद्रशेखर उसरेटे जी जुड़े हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए चंद्रशेखर उसरेटे जी को आमंत्रित करता हूं। चंद्रशेखर उसरेटे, पूनम उसरेटे, दोनों में से जो भी जुड़े हैं। चलिए, मैं अर्जुन दायमा से निवेदन करता हूं कि आज का वोट ऑफ थैंक्स अनम्यूट कीजिए अर्जुन जी पहले। जी, यस। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए। और मुझे बहुत ज्यादा क्लियर हुआ कि वरीयता किसे देनी है, कि आर्काइव को देनी है, कि जो उस समय के तत्कालीन समय के जो व्यक्ति और जो लोक परंपरा है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं सारे शोधार्थियों की तरफ से और राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय की तरफ से आज के हमारे रिसोर्स पर्सन आदरणीय केसी गुर्जर साहब को साधुवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छे विषय पर शोधार्थियों को, और बहुत मल्टी फैकल्टी के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने बहुत सरलतम तरीके से अपने विषय को संप्रेषित किया। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और रिसर्च कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आपको प्रणाम प्रेषित करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। एक सर रिसर्चर की तरफ से एक निवेदन भी आपसे करता हूं, अगर पॉसिबल हो, इनका भी 1-1.5 महीने चलेगा। अलग अलग फैकल्टीज हैं, सोशल साइंस में भी, नेचुरल साइंस में भी, और कॉमर्स वगैरह में भी हैं, लॉ के भी हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो किस तरीके के रिसोर्सेज किस स्ट्रीम में इस्तेमाल हो सकते हैं, या उनका क्या हो सकता है, आर्काइवल सोर्सेज हैं या एविडेंस वाले सोर्सेज हैं, अगर इनकी कोई लिस्ट इनको प्रोवाइड करवा पाए आप आज, कल, परसों, जब भी सर टाइम है, तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इन विद्यार्थियों की तरफ से मेरा ये निवेदन है। और अगर आप और आपका परमिशन होगा तो मैं आपका एक मेल एड्रेस इनको दे सकूं, ताकि अपनी व्यक्तिगत क्वेरीज अगर कभी इनको लगता है तो आपसे सर मेल पर ये बात कर सकें। अगर आपकी बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बच्चों के साथ ही हैं, हम भी आपके साथ साथ में एनलाइट होंगे, नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं आप लोग उनसे सीखेंगे। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड रहेगा, आप कभी भी चर्चा कीजिए, हम लोग बात करेंगे, और ये मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, है ना। जी जी, थैंक यू आप सब लोगों को बहुत धैर्य से सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, थैंक यू सभी शोधार्थी जी सर, थैंक यू सर। अब सर सभी शोधार्थियों से मैं 2-3 चीजें कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये रामचंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं क्या? अभी रामचंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं? अगर ये जुड़े हुए हैं तो कृपया शोध करने के पहले आप ये देखें कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े रहते हैं तो आपका चरित्र और आचरण क्या होना चाहिए। मेरे को आपका जो वो है कैमरा, उसको ऑफ करना पड़ा।
तो थोड़ा इन चीजों को देखिए आप कि आपके साथ बहुत सारे रिसर्चर और दूसरे विश्वविद्यालयों के रिसोर्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं, तो आपका कल्चर दिखना चाहिए, एक शोधार्थी का कल्चर दिखना चाहिए। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि मुझे शू के 5 मिनट में ही आपका वो करना पड़ा, वीडियो ऑफ करना पड़ा, क्योंकि आप जिस तरीके से पेश आ रहे थे वो मुझे ठीक नहीं लगा। रामचंद्र चौधरी जी, जिस भी विषय के और जिस भी स्ट्रीम के हों, थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखें भाई। इसके अलावा अगर कुछ आज एक थोड़ी सी दिक्कत ही आई लोगों को कि कम लोग जुड़ पाए, लोग बहुत क्यू में थे और बहुत कम लोग जुड़ पाए, और उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ जो ऑलरेडी जिनके लिए कोर्स चल रहा है। मतलब ये पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जिनकी पहले डीईटी हो चुकी उनके लिए कोर्स चल रहा है, ये लोग तो हम लोगों ने नए उनको भी जोड़ लिया है, तो थोड़ा सा उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं। कल हम इसकी संख्या को बढ़ा लेंगे या पैरेलल एक और लिंक जारी करेंगे, उसके थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं। यानी विशेषकर मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, शायद बहुत लेट जुड़ पाएंगे, है ना। तो चलिए, बाकी और किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ पूछना है किसी को? मैंने एक है ना यूट्यूब का चैनल का भी लिंक शेयर किया था डीईटी पे, यदि कोई बच्चे नहीं जुड़ सक रहे थे तो उस पर लाइव चल रहा था, उसको भी देख सकते थे। देखिए मैडम ने तुरंत ही, मतलब आपके चलते चलते ये समस्या को महसूस कर लिया, और ये समस्या को महसूस करते करते मैडम ने ये काम कर दिया। तो अब सीयूसी पर एक यूट्यूब का चैनल है, उसमें भी आप लाइव चलेगा वो, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैडम, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के आईटी हेड के रूप में आपको प्रणाम। आपने रियली बच्चों की समस्या को समझा और ये बहुत समय रहते इस काम को कर दिया। थैंक यू मैम निशा मैम। थैंक यू सर। और किसी को? मेरी एक क्वेरी थी। जी बोलिए याशी। जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी सर, मैंने स्लॉट्स तो थर्ड वाला फिल किया है, मेरे बीएड के एग्जाम इनके साथ क्लैश हो सकते हैं, तो क्या मैं इसको फर्स्ट स्लॉट में शिफ्ट कर सकती हूँ? नहीं, ये आप इसका बेहतर जवाब निशा मैम देंगी। निशा मैम, इनको कुछ बताइए भाई, क्या है? सर ये स्लॉट्स अपने अभी है ना अपन ने टेंटेटिव लिए थे, अभी ये स्लॉट में जो बच्चों ने भरा था उसी को है ना, अभी आगे पीछे भी होंगे वो, है ना। लेकिन यदि किसी को वो चेंज भी करना है तो आप है ना एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, नया फॉर्म भर के, कि पहले वाले को चेंज करके मेरा ये फॉर्म वैलिड माना जाए। आपका ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं, वो फॉर्म सबके पास है। ठीक है। आरती, आपने हैंड रेज किया है। आरती, आपने हैंड रेज किया, बताइए क्या बात। अनम्यूट कीजिए पहले। जी सर, नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम फीस पे करने के बाद जो रसीद है वो यूनिवर्सिटी में कब तक जमा कर सकते हैं? मैडम जी। सर ये फीस आप जब है ना फिजिकल क्लास के लिए आए तब भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो हमारे पास है ना डेटा आ ही जाएगा कि कौन कौन ने रजिस्टर्ड कर लिया है, और जिनका रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक नहीं होगा वो माना जाएगा कि वो पीएचडी यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए आरती चौहान जी, आपका प्रश्न क्लियर हो गया, मतलब आपको उसके लिए फीस पढ़ाने के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनीष डोंगरे जी ने हाँ हैंड रेज किया है। सर नमस्कार सर। जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था कि मैं कल और परसों की क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया था, तो उसके वीडियोस वगैरह या जो वो आपका क्या है कि मैडम ने वीडियो जो अपन अभी सर यूनिवर्सिटी का अपन ने है ना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और अपन उसके पूरे वीडियोस जो हैं उसी चैनल पर अपलोड कर देंगे कि डेट वाइज, तो वो भी आप लोग देख पाएंगे। और साथ में जो सर ने मुझे शेयर किया है पीडीएफ जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, वो भी आप वहां पर देख पाएंगे। ठीक है। तो अभी एक या 2 दिन का समय लगेगा, वो आप वहां से देख पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर आपकी क्लास होनी चाहिए तो हम दोबारा करा देंगे वो लेक्चर, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैडम ने तो तुरंत कर दिया कि तुरंत आपको लेक्चर मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी लगता है आपको कि नहीं सर इस पर हमको फिर से कराइए, तो हम फिर से उस पर बात कर लेंगे। सोनू भिमटे जी। जी सर, नमस्कार सर। सर निशा जैन मैम से सवाल था सर। सर एनओसी जब ऑफलाइन क्लासेस लगेगी तब सबमिट कर सकते हैं हम? एनओसी? जी 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 मैडम,
सर एनओसी तो आप जब ना आए थे वाइवा के लिए तभी जी, जी। सबमिट करनी थी सर आपको। हाँ मैम, उस टाइम नहीं कर पाए। नहीं, इसका मतलब आपको एज अर्ली एज पॉसिबल सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। जी जी। चलिए, हिना गांधी, हिना गांधी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए सर रिसोर्स पर्सन कोई आ जाए या कुछ हमें उसके लिए जानकारी मिले कि हमें कैसे अभी सुन लीजिए, अभी आपके कुछ पेपर यूजीसी ने कंपलसरी कर दिए, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे रिसर्च मेथोलॉजी, जैसे रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, इनकी क्लासेस हो रही हैं। अभी साइंस बैकग्राउंड के लोगों को भी हम कोशिश कर रहे हैं टाई अप करने की। आपका जब एक बार पूरा फीस पड़ जाएगी, डेटा हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा, देन हम फिर आप लोगों के लिए सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। तब तक, जब तक आप लोगों का 15 तारीख तक हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने लोग एडमिशन लेंगे, नहीं लेंगे। हमारे पास जब क्लियर कट डेटा आ जाएगा, ये तो आपको बोनस मिल रहा है। यानी अभी आप लोगों का कायदे से क्लासेस बाद में शुरू नहीं थी, चूंकि हमारी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ये डॉक्टर निशा जैन का कमाल है कि उन्होंने कहा सर हमारे बच्चे ये वाले भी लाभान्वित हो तो क्या। जैसे आज का लेक्चर, हिना मैम, आप किस स्ट्रीम से हैं? जी साइंस से सर। साइंस में कौन सा, वही पूछना चाह रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी सर। बायोटेक्नोलॉजी से। तो आज का स्ट्रीम में क्या आपको बिल्कुल, आज के लेक्चर में बिल्कुल भी कुछ भी काम का नहीं मिला? सर बहुत काम का था सर, सारी चीजें समझ ठीक है। तो मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए मंदिर में गए और आपको रसमलाई खानी है और मान लो पेड़े का प्रसाद मिल रहा है, तो उसको भी ग्रहण कर लीजिए, वो भी मीठा ही रहता है। जी सर, जी सर। पीयूष, पीयूष, बस ये लास्ट 2 लोगों से पूछूंगा, बाकी फिर बंद, क्योंकि मुझे भी महाविद्यालय जाना है। पीयूष कुछ पूछना चाह रहा है, अनम्यूट करो, पूछो जल्दी फटाक से। यस सर, थैंक यू। सर कंसेंट फॉर्म अपलोड करना कंपलसरी है पीएचडी फॉर्म एप्लीकेशन के टाइम? वो आप लेट ज्वाइन किए इसलिए आपको पता नहीं चला। आपको निशा जैन मैम ने पहले कह दिया, अगर कंसेंट फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल रहेगा, मैडम आज उसको करेक्ट करा देंगी, दैट्स ऑल। और कुछ? मनीष डोंगरे जी, आपका हो गया कि पूछना है कुछ आपको? हो गया सर, थैंक यू। हो गया। सागर। सर हमारा ये सवाल था, जो फीस है 19,100, सर वो मतलब ये शुरू के जो 6 महीने का कोर्स वर्क है उतनी फीस लगेगी या उसके अलावा भी और कुछ फीस लगेगी? नहीं, वो तो सेमेस्टर की फीस अलग लगेगी। ये तो उसकी फीस है, मतलब कोर्स वर्क में और पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्रेंस की, मतलब वो है। वो सेमेस्टर की फीस तो अलग लगेगी। देखिए उसमें स्पष्ट लिखा है, जो सेमेस्टर की है उसमें सेमेस्टर लिखा हुआ है, जिसमें वन टाइम है उसमें वन टाइम लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आप रिसर्च कर रहे हैं तो इतना तो आपको वो होना ही चाहिए, समझ है ना? सर काफी लोगों का सवाल था ये, इसलिए चलो ठीक है। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद। कल जो है कल की क्लास जो है हमारी एग्जैक्ट 9 बजे से शुरू हो जाएगी, तो 8:45 बजे आप सभी लोग कोशिश करें ज्वाइन कर लें। और जो लोग ना ज्वाइन कर पाए, निशा जैन मैम ने आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल की लिंक भी शेयर की, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
ऐसे ही करके देखो, ब्लूटूथ बंद करके। हाँ, ब्लूटूथ बंद कर। हाँ। इधर तो आवाज आनी थी। आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है साथी लोग आवाज देख लेना पे आने के लिए शायद जैसे बोल नहीं रहा हूँ।
कनेक्ट नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रहा इसका। हाँ इस पे आवाज नहीं आ रहा। इसमें आवाज नहीं आ रहा, कल करने को लगा। उसमें आवाज नहीं आ रहा क्या? कनेक्ट है ना? नहीं कनेक्ट नहीं हुआ तो ये बंद कर पता कैसे? हाँ करें। इसका नहीं आ रहा। ना शायद चालू नहीं हुई, बस चालू नहीं हुआ। किसी का नहीं आ रहा। अभी इधर की क्लास चालू नहीं हुई। हाँ
ये सर अब भी आवाज ये तो दिखा रहा था ये तो दिखा अब भी आवाज नहीं